चालू है। स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में माडिया लाल्स के क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सबके सब? क्या हाल चाल है सभी के? लौट आओ लौट आओ लौट आओ, जल्दी से लौट आओ चैप्टर 1 पे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई साहब, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं, क्या हाल चाल है सभी के? मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? वीडियो पे दिखाई पड़ रही है? फायर वाला इमोजी जरूर लगा दे। फायर वाला इमोजी जरूर लगा दे। फायर वाला इमोजी जरूर लगा दे। आ, कैसे हो भाई? कैसे हो भाई? हाल चाल ठीक है सभी के? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, मिस यू टू बेटा, मिस यू टू। है ना, लेकिन अब मिस यू नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हम लोग हाँ प्रैक्टिस सेशंस लेकर के लगातार आपसे मिलते रहेंगे। जैसे कि आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रैक्टिस सेशन आपको हर चैप्टर के मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जो छोटे चैप्टर होंगे उनके क्लब करके दे दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की प्रिपरेटरी लीव्स चालू हो जाएं, ठीक है। तो लाइव क्लास होनी बंद हो जाएगी, लेकिन तो भी आप टेंशन ना ले, मैं आपके साथ हूं। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डलवा दूंगा, मतलब प्रैक्टिस सेशन जो है वो रिकॉर्डेड आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी होगा, लाइव नहीं लग पाएगी क्योंकि ऊपर से डंडा आएगा कि भाई प्रिपरेटरी लीव्स देनी है बच्चों को, तो उसके लिए लाइव क्लासेस को बंद कर दिया जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा आपका, ठीक है ना। वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कब से आपको ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको जो बाद के चैप्टर्स होंगे ना उनके लिए मैं आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? सर सितंबर में खत्म सिलेबस? हाँ यार, मैं चाहता तो कर सकता था, मतलब मेरे चाहने से कुछ होता नहीं ना, लेकिन बात यह कि मैं चाहता तो हूं कि हो जाए, पर मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है, बात यह है ना। तो इसीलिए इसीलिए ठीक है। हाँ बेटा, मैराथॉन्स मैराथॉन्स मेरे पास ही आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। मैराथन मैं ही लूंगा, है ना। चलो चलो, डिनर अभी कहां से डिनर हो गया यार? 7 बजे है यार, अभी तो भूख लगती नहीं है। तो तुम्हें पढ़ाने के बाद भूख लगेगी, ठीक है। हाँ बेटा, मैराथन रहेगी, पर मैराथन के भरोसे मत रहो यार। आप अपनी तैयारी के भरोसे रहो। वो तैयारी जो आप डे 1 से कर रहे हो, वो तैयारी जो आप शुरू से कर रहे हो, उस तैयारी के भरोसे आप लोग रहिए भाई, ठीक है ना। किसी भी वन शॉट के भरोसे, मैंने आपको हमेशा बोला है बात, ठीक है। यूट्यूब पे वन शॉट्स आते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स आते हैं, यूट्यूब पे मैराथॉन्स आती हैं, ठीक है। आपका बहुत कम लाभ करेंगी, वो बहुत कम फायदा करेंगी, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं। हाँ, रिवीजन चाहते हो तो रिवीजन के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप सिरे से पढ़ना चाह रहे हो, बैकलॉग क्लियर करना चाह रहे हो, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। मैराथन तो लाइव ही होती है, मैराथन कैसे रिकॉर्डेड होगी? वो तो लाइव ही होगी, ठीक है। ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स का अभी कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे, टाइम थोड़ा लगेगा अभी और, है ना। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बोला है कि भाई ज्यादातर बच्चों का जो है वो आ, ये सब रिवीजन करवाना है, तो रिवीजन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं चाहता तो भगा देता सिलेबस को, मतलब चाहता तो आगे बढ़ा देता, सितंबर में आपका सिलेबस पूरा हो जाता। मैं सितंबर को टपने भी ना देता, अक्टूबर की शक्ल ना देखने देता सिलेबस को, ठीक है। अब इतना ही सिलेबस बचा है आपका बस, क्लास 12th का, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए बस हम थोड़ी प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए, है ना। जैसा कि प्रैक्टिस सेशन 1 आपको मिल चुका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, वो जब चैप्टर करवाया था उसके बाद में मैं हमेशा से एक प्रैक्टिस सेशन देता आया हूं, ठीक है ना। जैसे ही चैप्टर पूरा होता था मैंने हमेशा एक प्रैक्टिस सेशन डाला है, सभी चैप्टरों में डाला है। तो ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये पता नहीं कैसे प्लेलिस्ट बनेगी, मुझे भी पता नहीं है, तो आप इसको एक बार देख लेना। नंबर 1 प्रैक्टिस सेशन पहले था, ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे सवाल मैं लेकर के आया हूं। आज इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है एक बार जरा सुनो फटाफट से, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेशन जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है, इसमें आपको एक तो मैं फॉर्मूला सारे दिखा दूंगा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला का पेज मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फॉर्मूला शीट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, फॉर्मूला की शीट में आपको दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला की शीट जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, प्रैक्टिस सेशन 1 उन्होंने नहीं देखा होगा, तो फॉर्मूला शीट में लेकर के आया हूं, फॉर्मूला शीट आप पूरी देख सकते हो, ठीक है ना। ये आपको मिल रही है। इसके अलावा असर्शन रीजन बहुत भर के लेके आया हूं भाई, असर्शन रीजन के सवाल, ठीक है। असर्शन रीजन खूब सारे लाया हूं, खूब सारे असर्शन रीजन। पिछली बार मैं करवा नहीं पाया था, है ना। प्रैक्टिस सेशन 1 के अंदर मैं करवा नहीं पाया था, प्रैक्टिस सेशन 2 में असर्शन रीजन बहुत सारे लेकर के आया हूं, और कंपिटेंसी बेस्ड सवाल बहुत सारे लेके आया हूं, ठीक है ना। सीबीक्यूज, क्योंकि सीबीक्यूज करने में बच्चों को दिक्कत आती है, कंपिटेंसी बेस्ड सवाल करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो कंपिटेंसी बेस्ड जो सवाल होते हैं,
ठीक है, वो वाले भी सवाल में लेकर के आया हूं, ठीक है ना। बाकी बाकी वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं, शॉर्ट है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हैं, वो भी हैं, ठीक है ना। और लॉन्ग आंसर भी हैं, मतलब सभी का कॉम्बिनेशन है, ये सभी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ठीक, शुरू करें फिर, शुरू करें, शुरू करें, स्टार्ट कर दें जल्दी से। फायर वाला इमोजी लगा दो। सर हो जाएगा अक्टूबर लास्ट तक? हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। नवंबर की शक्ल नहीं देखने दूंगा, क्योंकि अब सितंबर आपका थोड़ा प्रिपरेटरी लीव्स में जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं, उस टाइम पे आपका कोर्स ऊपर नहीं हो पाएगा, है ना, कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हाँ, अक्टूबर में कोर्स हो जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। नवंबर नहीं, नवंबर की शक्ल नहीं देखने दूंगा, उससे पहले कोर्स हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको जो चीजें संभालनी है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 आपको तभी मिल गया था जब चैप्टर खत्म हुआ था, ठीक है। तो आपने जो चीजें संभालनी है वो सुन लीजिएगा। चैप्टर का रिवीजन आपको संभालना है, शॉर्ट नोट्स आपको संभालने हैं, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के एंड मोमेंट पे काम आते हैं। अभी आपको शायद ये चीज महसूस नहीं हो रही है, लेकिन आप अभी ये हाफ ईयरली एग्जाम दो, आपको समझ में आ जाएगा शॉर्ट नोट्स का महत्व क्या होता है, क्यों बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। लॉन्ग नोट्स तो आप क्लास के थ्रू बनाते ही हो, वो तो डेली बनाने हैं, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के लिए बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बना लीजिए, क्योंकि लॉन्ग नोट्स बार बार नहीं पढ़े जाएंगे आपसे, ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स में हमेशा स्पेस रखा करो, हमेशा गैप रखा करो। ये मैंने आपको पहले भी स्ट्रेटेजी दी थी, एक स्ट्रेटेजी वीडियो के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप उसमें गैप्स रखिए, जगह रखिए, ताकि आप शॉर्ट नोट्स को थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं और चाहें तो कम ज्यादा कुछ काट छाट चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो वो चीज है जो आपको संभालनी है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, और दूसरा आपको रिवीजन संभालना है, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको संभालनी है, और ये तभी हो पाएंगी जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी कोई बैकलॉग नहीं होगा। और बैकलॉग अगर है तो यहां पर आकर के भाई आप टाइम वेस्ट ना करें अपना, ठीक है ना। बैकलॉग ही पूरा करें, क्योंकि वही हो जाए बहुत है, वही हो जाए बहुत है, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो बाद में हो पाएगी। अगर अभी भी बैकलॉग है आपका, है ना, तो पहले बैकलॉग ही पूरा करें, पहले लेक्चर्स को ही देखें, रेगुलर लेक्चर्स को ही देखें, रिकॉर्डेड पढ़े हुए हैं वो सारे जाके आपको देखने चाहिए, ठीक है ना। और एक फॉर्मेट के तरीके से चलते आना चाहिए। डीपीपी का बैकलॉग अगर है, टेस्ट का बैकलॉग अगर है, तो अब उसको अपन टैप इन नहीं कर सकते, ठीक है ना। टैप इन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके अब लेक्चर देखना ही बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेक्चर ही देख करके आइए। कोई कोई बच्चा होगा जो अभी चैप्टर 1 पर हो सकता है, बिल्कुल हो, कोई हो सकता है अभी चैप्टर 2 पर हो, कोई हो सकता है चैप्टर 3 पर हो, 4 पर हो, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं, आप समझते हो, मेरी जो ड्यूटी बनती है वो यही है कि भाई मैं अब आगे बढ़ूं। तो प्रैक्टिस सेशन 1 हमारा हो चुका है, तो हम उससे आगे ही बढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था। आप ये सोच रहे थे कि यार सिलेबस रुक जाएगा तो हम कहीं पीछे हट जाएंगे, मैंने कहा था पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आपको कोई पीछे नहीं हटा रहा, ये आपको और आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। और आपका ये जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड, ये आपको रिवाइज भी करवाएगा, साथ के साथ क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल जो है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले सवाल पर आते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला शीट दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। एक बार फटाफट से फॉर्मूला शीट देख लो, ये मैंने प्रैक्टिस सेशन 1 में भी दिखाई थी, है ना। तो ये इसमें सारे फॉर्मूले इंक्लूड है, सारे। सबसे पहले चार्ज की क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, प्लस माइनस एन ई होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। फिर ये कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला है बेटा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है, वो दो चार्जेस को ऊपर रखा जाता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को नीचे रखा जाता है, और के मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ। ये जो के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 नाम का कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। ये सब मिलकर के कूलम्स फोर्स बनाते हैं। ये जो के की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बेशक से ये पेपर में लिखी होती है। अगर आप बोर्ड का पेपर देखोगे तो उसमें जो बंडल होता है 16-17 पेजों का, है ना, वो पूरा स्टेपल होकर के आता है ना, पूरा 16-17 पेजों का वो पूरा बंडल आता है। तो उसमें शुरू के जो 2 पेज होते हैं उसके अंदर ये सारी वैल्यूज दी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि बाई चांस मान लो नहीं दी तो, वैसे तो आती है लेकिन वैल्यूज ना दी तो क्या करोगे। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए और आपको रिमाइंड रखनी है, अपने आपके माइंड में होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। फिर अगर कभी किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है, एक ऐसे मीडियम में अगर चार्जेस को डाल दिया तो फोर्स जो होती है वो डिवाइड हो जाती है के से, ठीक है ना। मतलब मान लो फ्री स्पेस में फोर्स एफ लग रही है, तो किसी मीडियम में डालोगे तो फोर्स उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। वहां पर ये फॉर्मूला बनता है ना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ये दोनों एक ही चीज होती है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम वाली परमिटिविटी, जिसको फ्री स्पेस वाली बोलते हैं। देखो फ्री स्पेस बोले, वैक्यूम बोले, या फिर
एयर भी बोल सकता है, ये तीनों एक ही बात है। एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, तीनों के लिए एप्सिलॉन नॉट ही यूज होता है, और एप्सिलॉन यूज होगा किसी और मीडियम के लिए, ठीक है। तो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होती है ये। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर आते थे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितना फोर्स कितने चार्ज पर लग रहा है, फोर्स ओवर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। तो फोर्स का फॉर्मूला रखा, चार्ज उससे डिवाइड कर दिया, KQ/R² फॉर्मूला निकल करके आता है, डेरिवेशन इसकी करवाई जाती है। उसके बाद 3 चार्ज डेंसिटियां पढ़नी है आपको, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक का कम यूज होता है, इन दोनों का यूज है और डेरिवेशन में भी काम आती है ये। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, कितने लेंथ पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है। सिग्मा, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज कितने सरफेस पे गिरा हुआ है, कितने एरिया पे गिरा हुआ है। और रो मतलब हो गया चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम में कितना चार्ज है। इनफाइनाइट रॉड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो 2K λ/r है। लैम्डा क्या है, यही वाले लैम्डा की बात हो रही है ना। सरफेस ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां रखी जाती है। K क्या होता है, वही कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ और ये R क्या है, ये R डिस्टेंस है, जितनी दूरी पर आप इसको देख रहे हो, है ना। R डिस्टेंस पर अगर आप देख रहे हो तो, है ना। इसे पूरा खोलेंगे तो ये बनता है ना। तो ये वाला डिराइव भी किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो डेरिवेशन बेटा आपको संभालनी ही पड़ती है, इसमें डेरिवेशंस तो हैं और 3-4 मेन डेरिवेशन है वो आपको करनी है इसमें, ठीक है ना। मैं भी इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा कौन कौन सी डेरिवेशन आपने करनी ही करनी है, ठीक है, छोड़नी नहीं है। उसके अलावा कंडक्टिंग शेल की बात हो रही थी। शेल का मतलब होता है अंदर से हॉलो हो, जो अंदर से खाली हो, एक खाली शेल है, हॉलोस्फेयर है एक। हॉलोस्फेयर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई फील्ड नहीं है, तो इनसाइड में फील्ड 0 होती है ना। सरफेस पर जाओगे तो KQ/R² होगी, क्योंकि इसकी रेडियस भी क्या है, कैपिटल R है। तो कैपिटल R के लिए सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद बाहर निकलते चले जाओगे तो फिर ये गिरनी चालू हो जाएगी, है ना। तो देखो ये ग्राफ कैसे गिर रहा है ना। ये ग्राफ मैंने आपको समझाया भी था, अंदर में कोई फील्ड नहीं होती है। जैसे ही रेडियस पर पहुंचोगे, जैसे ही मैक्सिमम आप सरफेस पर पहुंच जाओगे, वहां पर यह फील्ड क्या कर जाएगी, मैक्सिमाइज कर जाएगी। यहां पर यह फील्ड मैक्सिमम होती है, उसके बाद यह फील्ड गिरनी चालू हो जाती है जितना जितना दूर जाते जाओगे आप उस कंडक्टिंग शेल से। यूनिफॉर्मली 4 शीट के अंदर कितना भी दूर चले जाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शीट में फॉर्मूला σ/2ε0 ही होता है। इसमें कोई डिस्टेंस का लेना देना नहीं है। इनफाइनाइटली प्लेन 4 शीट है ये, इसमें सिग्मा ऊपर लिया जा रहा है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को ऊपर लिया जाता है, डिवाइड बाय 2ε0, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और फिर फाइनली हाँ, डायपोल की बातें होती हैं। डायपोल के अंदर, डायपोल का मतलब क्या होता है भाई, एक +Q है एक -Q है, उनके बीच में शॉर्ट डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है। सेम चार्ज, अपोजिट साइन और छोटा डिस्टेंस, इसका नाम है डायपोल। तो डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो Q2L होता है। कोई भी चार्ज ले लो, दोनों में से एक ही बात है। और उनके बीच की दूरी, तो ये दूरी 2L होती है, ये दूरी को 2L लिया जाता है। तो ये दूरी जो है उसको मल्टीप्लाई करके डायपोल मोमेंट निकाल ली जाती है। डायपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, हमेशा ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक, बढ़िया। इसमें E एक्सियल के लिए निकाला जाता है और E इक्वेटोरियल के लिए। एक्सियल पॉइंट मतलब हो गया ये वाला, इक्वेटोरियल हो गया ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को इक्वेटोरियल बोलेंगे, है ना। तो इक्वेटोरियल पर KP/R³ होता है और एक्सियल पर 2KP/R³ होता है शॉर्ट डायपोल के लिए। ये फॉर्मूले हैं जो कि याद होने चाहिए, सीधे सीधे यूज होते हैं। उसके बाद टॉर्क की बारी आती है। तो टॉर्क के लिए P sin थीटा या P क्रॉस E बात एक ही है। P क्या है, डायपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो किसी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ तो वो नाचता है ऐसे 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 ऐसे, टॉर्क लगती है उसके ऊपर, तो वो टॉर्क P क्रॉस E से निकल के आ सकती है। PE sin थीटा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर एंड में गॉस लॉ आने से पहले फ्लक्स आ जाता है ना। तो फ्लक्स में जो बात होती है वो E.A है। कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E.A से निकलता है, खुलेगा तो EA cos थीटा बन जाएगा। और गॉस लॉ होता क्या है, गॉस लॉ होता है E.ds का सरफेस इंटीग्रल बराबर होता है चार्ज एनक्लोज बाय ε0 के। गॉस लॉ ये कहता है, रिवाइज भी करवा रहा हूं साथ के साथ सारी बातें, ठीक है ना। गॉस लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई गॉसियन सरफेस मान लिया, कोई इमेजिनरी सरफेस मान लिया, अब जरूरी नहीं कि इमेजिनरी हो, कोई एक्चुअल सरफेस भी हो सकता है, आप उसको भी गॉसियन बोल सकते हो। तो कोई भी गॉसियन सरफेस अगर आपने माना, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो उसके एरिया के साथ सरफेस इंटीग्रल बनाएगी। सरफेस इंटीग्रल अगर आप उसका करोगे तो वो आपको फ्लक्स दे देगा, ठीक है ना। और जितना चार्ज उसमें एनक्लोज हो रखा है डिवाइड बाय ε0 ही उसका फ्लक्स होता है। इस तरीके से गॉस ने इस लॉ को बताया, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं। तो ये सब बातें हमने पहले भी देखी थी, पहले भी पढ़ी थी, तो मैं आपके लिए वापस से ले आया, ठीक है। अब आइए सवालों पर चलते हैं भाई, ठीक है। मैंने आपसे वापस से 3 बातें बोलता हूं कि जो आपने संभालना है वो क्या है। मैं फिर से आपकी ड्यूटी आपको बता देता हूं क्या है भाई। आपकी ड्यूटी है नंबर 1 रिवीजन करना। रिवीजन करना कहां से हो पाएगा, शॉर्ट नोट से।
कहां से हो पाएगा? शॉर्ट नोट से, ठीक है ना। लॉन्ग नोट्स को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग नोट्स एक बार बना दिए ना। ये लॉन्ग नोट्स कोई शॉर्ट नोट्स का शॉर्ट नोट्स जो लॉन्ग नोट्स का ऑल्टरनेटिव नहीं होते हैं। कहीं आपको लगे कि भाई नहीं शॉर्ट नोट ही बना लेते हैं तो लॉन्ग नोट का क्या करना है, तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग नोट की अपना महत्व है क्योंकि आप उसको डेली पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज करोगे। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको तब काम आएंगे जब आपको क्विक रिवीजन करना है, जैसे प्रैक्टिस सेशन से पहले आपको रिवीजन करना होता है, तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज फॉर्मूला शीट आपके पास ऐसे रेडी होनी चाहिए कि वो आपको याद हो। हां जी, याद मतलब याद, सारे फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। कर सकते हो तो करो, इस चीज को कर सको तो करो भाई, चैलेंज है अपने आप में ये, है ना। तो सारे फॉर्मूले क्या लाइन से लिख सकते हो आप? मैं तो लिखा करता था, सच बता रहा हूं मैं अपनी तैयारी आपको बता रहा हूं क्या थी। अब आपको लगेगा यार मास्टर है तो मास्टर तो फिर मास्टर ही होता है, वो तो लिख ही लेगा। नहीं, मैं जब बच्चा था, जब मैं आपके जितना था, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को ऐसे चैलेंज दिया करता था कि सारे फॉर्मूले क्या तू लाइन से लिख सकता है, खुद को चैलेंज देता था ऐसा मैं। और यकीन मानो अगर आप चैप्टर 1 के लिख पा रहे हो ना, तो आप 2 के भी लिख पाओगे। एक बार चैलेंज उठा के तो देखो, एक बार खुद को चैलेंज करके तो देखो, ठीक है। तो ट्राई करना खुद को चैलेंज करने की, क्या फॉर्मूला शीट मुझे याद है, क्या सारे फॉर्मूला एक बार लाइन से मैं लिख सकता हूं खुद से। इससे बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, कौन सा टॉपिक किसके बाद आता है। और जब आप सीक्वेंस याद करोगे ना, आप साथ के साथ उसकी थ्योरी भी याद करने लगोगे। उसकी थ्योरी आपके माइंड में रिकॉल होने लगेगी, यार इसमें ये चीज थी, इसमें ये चीज थी, इसमें ये चीज थी। अब मैंने एप्सिलॉन लिखा है तो क्यों लिखा है, एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो उसका क्या मतलब है, एप्सिलॉन आर लिखा है तो उसका क्या मतलब है। तो आपको वो थ्योरी भी याद आने लगेगी धीरे धीरे। और जो चीज उस टाइम पे समझ ना आ रही हो कि भाई ये क्यों लिख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो जाकर के लॉन्ग नोट्स देख लो, जाकर के लेक्चर देख लो, लेक्चर के उस पॉइंट पे चले जाओ आप। टाइमलाइन का फीचर आपके पास क्यों है? इसलिए तो है ताकि आप जाकर के उस पॉइंट पे उस चीज को समझ पाओ जो चीज आपको रिवीजन के टाइम पे समझ में नहीं आ रही है। पूरा लेक्चर देख के अपना टाइम ना वेस्ट करो आप। मेरी बात समझ में आई ना? तो ये मेहनत करने वाला काम है, और मेहनत करने वाले बच्चे अपनी ड्यूटी को समझेंगे, ठीक है। तीसरी चीज है डेरिवेशन, तीसरी चीज है भाई डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन लगभग सभी चैप्टरों के अंदर 3 से 4 तो मेन होती हैं, 3-4 डेरिवेशन तो मेन होती हैं, वो तो आपको लिख के तैयार करनी है। उसके अलावा छोटी मोटी डेरिवेशंस भी अगर हैं, जैसे टॉर्क की डेरिवेशन है, ठीक है ना, आप कल को चैप्टर 2 का रिवीजन करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, ऐसी छोटी छोटी डेरिवेशन भी है, तो वो भी आपको संभालनी है, ठीक है ना। तो कम से कम वो एक एक बार लिख के देखनी है। बड़ी बड़ी डेरिवेशन जैसे गॉस लॉ की डेरिवेशंस होती हैं, ज्यादातर वो पूछी जाती हैं, तो वो 2 से 3 बार लिख करके देखो। और जो छोटी डेरिवेशन है जो आपको लिख करके याद हो जाती है, लिख करके एक ही बार लिखा हो याद हो गई, ये अपने अपने पेस के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको डेरिवेशन भी लिख के याद करनी है, लिख के, ठीक है, लिख के याद करो इसको, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको करनी है हर चैप्टर के रिवीजन से पहले। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन का पूरा लाभ आपको मिलेगा, नहीं तो प्रैक्टिस सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ किया कराया गोबर है, ये सच बता रहा हूं मैं, वो बहुत हार्शली बोल रहा हूं ये बात मैं आपको। ये सब कुछ किया कराया गोबर है, अगर आपने ये नहीं संभाला तो, ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर पूरा प्रिपेयर होगा, तभी आप मोहर लगा पाओगे, हाँ भाई ये मेरा चैप्टर तैयार हो गया, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो जर्नी लंबी है, जर्नी टफ है, और जर्नी मेहनत करवाने वाली है। तो अगर आप हो वैसे तो नहीं, अगर हो वैसे तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो वैसे बनने की ट्राई करो, ठीक है ना। अपने आप को चैलेंज दो भाई इस चीज का कि भाई चल ठीक है, फॉर्मूला शीट में कुछ फॉर्मूले मुझे याद हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो, फिर देख के कर लो, देख के लिख लो, ठीक है ना। तो ऐसे करके टाइम टू टाइम अपने आप को चैलेंज दिया करो इस तरीके का, ठीक है ना। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, देखो। और क्योंकि बोर्ड ने अपना लेवल उठा दिया है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बोर्ड का लेवल कैसा आएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, वो खेल ही चला गया है। पिछले 3-4 सालों से 12th बोर्ड ने वो खेल ही बंद कर दिया है कि भाई कोई प्रिडिक्ट करके आपको बता दे कि ये बोर्ड में आ जाएगा बेटा, इसको कर ले, ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा, कोई बोल ही नहीं पाएगा। और बोल रहा है तो आपको भगा रहा है, वो सीधी बात है। भगाने का मतलब समझते हो ना, लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, झूठ बोल रहा है आपको। अगर कोई आपको क्लेम करके बोल दे कि भाई यही आएगा, जो मैं कराऊंगा वही आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखने, फॉर्मूले आपको सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको हर टाइप का करवाया जाएगा, तैयारी आपको सब चीजों की कराई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन सामने वाला अब कैसी बॉल डालेगा ये उसी टाइम पे पता चलता है भाई। पर अब हम अपनी तैयारी पूरी करके जाएं, तैयारी पूरी पक्की करके जाएं, ये हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारी ड्यूटी होती है, ठीक है ना। तो मैं आपकी साइड पर हूं भाई, आप ऐसा मत समझना कि मैं आपके खिलाफ हूं, कि मैं तेरे को काम दे रहा हूं ले काम कर, ऐसा नहीं है। मैं आपकी साइड पे ही हूं, आप मेरी साइड पे ही हो, हम दोनों सेम साइड पे हैं भाई। हम दोनों ने मिलकर के बोर्ड से जंग लड़नी है, आप समझ रहे हो ना। आपने और मैंने मिल करके बोर्ड के साथ जंग लड़नी है, ठीक है। तो आप घबराओ मत, पर धीरे धीरे खुद को पुश करो, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, परेशान नहीं होना।
डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, उदास नहीं होना कि मुझसे ये हो पाया, मुझसे ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो, इतना इतना प्रयास रोज करते रहो। समझ गए मेरी बात? तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको पर चैप्टर ये चीज कंप्लीट करनी है और ऐसे कंप्लीट करनी है कि आपको याद भी होती रहे, ठीक है। और बैकलॉग वाले जो बच्चे हैं बेटा, उनको मैं एड्रेस ही नहीं कर पाऊंगा यहां पर, उनसे तो बात ही नहीं हो पाएगी। वो तो प्लीज अपना बैकलॉग ही क्लियर करके और फिर ही प्रैक्टिस सेशन में आए, ठीक है ना, नहीं तो बनी बनाया खेल उनका बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो बैकलॉग वालों से तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा इस बार, ठीक है ना। मैं बात उनसे कर रहा हूं जिनका बैकलॉग नहीं है और जो सोच रहे हैं कि रिवीजन कैसे करना है या आगे के प्रैक्टिस सेशंस में आऊं तो कैसे आऊं, किस तैयारी के साथ आऊं, उनसे मैं बात कर रहा हूं इस टाइम पर, ठीक है ना। सब बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, उन्हीं बच्चों को जिनका बैकलॉग नहीं है और जो प्रिपेयर करना चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस सेशन कैसे अटेंड करें, कैसे प्रैक्टिस सेशन से हम पूरा बेनिफिट ले पाएंगे, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सवालों पे चलते हैं भाई, है ना, बातें बहुत सारी हो गई, सवालों पर चलते हैं। तो सवाल सबसे पहला ये है और काफी जाना माना सवाल है, बोर्ड में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही है ये भी। मैं जो सवाल लाऊंगा वो सब कहीं ना कहीं कंपिटेंसी बेस्ड सवालों की किताबों में मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपरों में मिल जाएंगे आपको, सारे सवाल जाने माने लाऊंगा, ठीक है ना। असर्शन रीजन की भरमार है आज, बारिश कर दूंगा असर्शन रीजन की आज, ठीक है। देखिए कह रहा है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। आपको डायपोल मोमेंट फाइंड करना है ऐसे एक अरेंजमेंट का। देखो जब भी आप कभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखो जिसमें एक जगह पर 2q चार्ज है, यहां पर -q, यहां पर -q, तो एक काम करो, इस चार्ज को ना q में तोड़ लो। 2q है ना ये, तो q पॉजिटिव पॉजिटिव q में 2 बार जोड़ लो। मतलब ऐसा समझो कि यहां पर एक -q चार्ज है, हां, यहां पर भी एक -q चार्ज है, हां, और यहां पर क्या है पता है, यहां पर 2 चार्ज है। इमेजिन करना, यहां पर 2 चार्ज है, एक +q और एक और +q, तभी तो ये 2q हो गया ना। तो ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप। ये नायाब तरीके हैं चीजों को सॉल्व करने के, आसान तरीके हैं चीजों को सॉल्व करने के और जल्दी से चीजें सॉल्व होती हैं। अब ये वाला +q जो है, ये -q के साथ एक डायपोल बन रहा है ना। ऐसे ये वाला +q भी इस -q के साथ क्या बन रहा है, एक डायपोल बन रहा है। तो इसकी डायपोल मोमेंट किस तरफ होगी भाई, ये देखो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यस और नो। ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, यस और नो, हां सही बात है। अच्छा ये भी कुछ p होगा, ये भी कुछ p होगा। अब ये p कितना होता है, हां जी बताइए कितना डायपोल मोमेंट होती है जी। डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, सेपरेशन क्या है d, चार्ज क्या है q, तो QD हो गई, है ना। तो ये वाला जो p है इसको p1 ले लेते हैं, चलो, है ना। ये भी है QD और जो p2 है P2 देखो, ये P2 ले लो, P1 ले लो, है ना। ये जो P2 है ये क्या, ये भी चार्ज इंटू सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है d, यही होता है डायपोल मोमेंट, है ना। तो P2 क्या आ गया, वो भी आ गया QD। अब सॉल्व कैसे करें, नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगी, तो देखो नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए ये दोनों वेक्टर का वेक्टर सम लेना पड़ेगा आपको। इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम कैसे लिया जाएगा, पूंछ से पूंछ मिला दो, इसकी यही तरीका होता है, पूंछ से पूंछ मिला दो। आओ इसकी पूंछ पकड़े और इसकी भी पूंछ पकड़े और दोनों की पूंछ से पूंछ मिला देते हैं, है ना। वेक्टर को खिसकाया और वेक्टर की पूंछ से पूंछ पकड़ के मिला दी, मिल जा भाई, मिल गई, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये P1 है, ये P2 है, इन दोनों वेक्टरों को कैसे रिजल्टेंट लेंगे, तो आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे और पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो ये आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। सही बात है ना, सही बात है ना। तो ये पी नेट निकल के आ जाएगा, तो हमको पी नेट चाहिए, पीनट नहीं, मूंगफली की बात नहीं हो रही है, पीनट मतलब डायपोल मोमेंट नेट निकालनी है अपने को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सीधा फॉर्मूला होता है भाई इसका, सीधा फॉर्मूला होता है √P1² + P2²। वैसे भी देखो हाइपोटेनस ही है ये, है ना, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस, वही लगाया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाई, और कोई नई चीज नहीं है भाई ये, ठीक है। तो P1 कितना है, P1 है सर QD, तो QD², P2 भी क्या है सर, ये भी QD है, हां, तो QD² √ ये क्या बन गया भाई, Q² D², Q² D², 2Q² D² √ ये स्क्वायर निकल के बाहर आ गया, ये बन गया √2QD या फिर √2P, कोई भी P कह लो। अब इसको P1 को भी आप P कह लो, P2 को भी आप P कह लो, है ना, या फिर आप इसको सिंपली नहीं कहना चाहो तो ये भी आपका आंसर है, √2QD, √2QD भी आपका आंसर है। समझ गए, ठीक बात है। तो आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल कभी आया तो आप समझ गए कैसे सॉल्व करना है। 2Q अगर दिया हुआ है ना, कल को मान लो एक और यहां पे कोई ऐसे जोड़ दिया 3Q हो गया, वो तो अलग अलग Q ले लेना, एक Q इसके साथ, एक Q इसके साथ, एक Q उसके साथ, समझ गए ना। तो एक तरीका है सॉल्व करने का और आसान तरीका है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। आइए एक और सवाल देखें।
कह रहा द गिवन फिगर्स शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस, पी क्यू आर नाम के पॉइंट चार्ज है। कहां है पी? ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर। ठीक है, तो कह रहा है पॉइंट चार्जेस है, इनकी फील्ड आपको दिखाई जा रही है। देख ली हमने फील्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच चार्ज आर पॉजिटिव, कौन कौन से चार्जेस पॉजिटिव है। देखो 3 नंबर में सवाल है, ए बी सी, 1 मार्क ईच। विच चार्ज आर पॉजिटिव, इनमें से पॉजिटिव चार्ज कौन है। देखो पॉजिटिव चार्ज पहचानने का तरीका है जिसमें से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, जिनमें से फील्ड लाइन रिपेल होने की गुंजाइश होती है, ऐसा लगता है कि बाहर निकल रही है उसमें से, तो पी एक तो हो गया पॉजिटिव। देखो इसमें से फील्ड लाइन बाहर निकलती दिख रही है आपको, हां दिख रही है, ठीक है ना। अच्छा क्यू में क्या हो रहा है, क्यू में तो सर जा रही है, क्यू में तो घुस रही है, तो क्यू तो आंसर नहीं है। और आर, आर में से निकल रही है ना, आर से देखो बाहर आ रही है, आर से देखो बाहर आ रही है, बाहर आ रही है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, विच चार्ज पॉजिटिव, पी एंड आर। पी और आर क्या है, पॉजिटिव है। बढ़िया, दूसरे पे आ जाओ। विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, भाई लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड उसी का होगा जिसमें से ज्यादा लाइनें निकल रही है या घुस रही हैं। तो आप चेक करो जरा, इसमें कितनी लाइनें निकल रही हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं। अच्छा इस पर देखो जरा कितनी लाइनें सर, बहुत सारी हैं इस पर, तो आर आंसर हो गया, है ना। और क्यू पर उतनी घुस नहीं रही है, आर में से जितनी निकली है क्यू में उतनी घुसी नहीं है, आर में जितनी निकली है क्यू में उतनी घुसी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या है, आर। और वाई का जवाब क्या दोगे बेटा, मोर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं सॉरी, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ज्यादा डेंसिटी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर शॉर्ट में, मोर लाइंस, है ना, मोर फील्ड। इसको आप ढंग से पूरा एक लाइन में एक्सप्लेन करके लिखोगे, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया है वहां पे क्या है। फिर देखो सी पार्ट देखो, इन विच रीजन और रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। ऐसी जगह ढूंढो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो कहां होगी, कहां होगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कहां लग रही है आपको। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कभी भी प्लस और माइनस के बीच में तो हो नहीं सकती, कि प्लस और माइनस के बीच में आपको कभी जीरो मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। हां ऐसा जरूर होता है कि एक बड़े चार्ज से दूर इस जगह पर कहीं अगर देखें तो फील्ड लाइन जीरो होगी, यानी क्यू से ऊपर में फील्ड लाइन जीरो हो सकती है। कैसे, देखो आर वाला क्या करेगा, फील्ड लाइन उधर जनरेट करेगा, और क्यू वाला क्या करेगा, फील्ड लाइन को अपनी तरफ जनरेट करेगा। यहां पे फील्ड कट सकती है, आपको वो जगह चेक करनी है जहां जहां फील्डें कट सकती हैं। तो आप बोलोगे अबव क्यू, क्यू के ऊपर, है ना, क्यू के ऊपर कट सकती है, ठीक है। अच्छा इधर ऐसा नहीं हो सकता, देखो यहां पे फील्ड लाइनें हैं सब जगह पर ना, यहां ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा पी और आर के बीच में भी ऐसा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। चेक कर, पी और आर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, और जब इनके कहीं बीच में बात हो जाए, कहीं यहां पर, वैसे आर से थोड़ा दूर ही रखते हैं इसको, क्योंकि आर ज्यादा तगड़ा चार्ज है ना भाई, ज्यादा तगड़ा चार्ज है तो उससे दूर ही रहेगा पॉइंट, है ना, नल पॉइंट जो होगा उससे दूर ही रहेगा। तो आर से थोड़ा दूर और पी के पास, पी वाला बोलेगा मैं उधर फील्ड बनाऊंगा, आर वाला बोलेगा मैं इधर फील्ड बनाऊंगा, ये भी फील्ड आपस में कट जाएगी। समझ गए ना। तो रीजन्स आप बता सकते हो, रीजन्स बता सकते हो कौन से, अबव क्यू, ठीक है, आंसर दिया जा सकता है एंड बिटवीन पी एंड आर, है ना, मोर टूवर्ड्स पी, मोर टूवर्ड्स पी, पी की तरफ थोड़ा ज्यादा खिसका हुआ होना चाहिए, या आर की तरफ ना खिसका दियो, पी की तरफ खिसकाना है, ठीक है। तो जस्टिफाई आंसर आप जस्टिफाई कर ही सकते हो, किस तरीके से जस्टिफाई हो रहा है। फील्ड लाइन जहां पर नहीं है या जीरो है, जहां कट रही है, वही मैंने समझाया आपको, इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है ना। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था इसका। एक और बेहतरीन सवाल बच्चों को जो परेशान करता है यह है, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए। एक क्यूब है बेटा, देखना जरा, क्यूब बनाता हूं, सुंदर क्यूब, सुंदर क्यूब, सुंदर क्यूब, सुंदर क्यूब, ठीक है ना। एक सुंदर क्यूब बनाया मैंने आपके सामने, ठीक। कह रहा है इसकी साइड जो है वो ए है, बढ़िया भाई, ए साइड का है। कह रहा है विच होल्ड्स अ चार्ज क्यू, उस पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, कहां पर, एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, कॉर्नर पे रखा हुआ है। कॉर्नर मतलब कहां है, यहां पे है, इधर चार्ज है, देख यहां पे, इस जगह पे चार्ज है, ठीक। तो आपको बताना ये जो चार्ज है ये कितना फ्लक्स निकाल रहा है इस क्यूब में से, समझ में आया, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकाल रहा है। तो ये कैसे निकलेगा भाई, देखो ना, ये फील्ड लाइन ऐसे भी निकालेगा, ये फील्ड लाइन ऐसे भी निकालेगा, ये फील्ड लाइन ऐसे भी निकलेगी, ये ऐसे भी निकलेगी, ये ऐसे भी निकलेगी, तो बस ये कितनी होगी फिर, ये कैसे पता चलेगा, ये फ्लक्स कैसे आएगा भाई,
ये फ्लक्स कैसे आएगा? देखो यार, फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको ये फॉर्मूला? गॉस लॉ है ये गॉस लॉ है बेटा, है ना? तो हम बोलेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस साहब का लॉ, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन एक बात बता, क्या चार्ज एनक्लोज हुआ? चार्ज तो क्यूब के कॉर्नर पे है, एनक्लोज कहां हुआ? इसको एनक्लोज होना बोलते हैं क्या? ये एनक्लोज होना थोड़ी ना है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहां पे थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे और थोड़ा सा इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे? कि ये चार्ज एनक्लोज है किसमें? आओ देखो दिखाता हूं। हम यहां इमेजिन करेंगे कि भाई ये जो चार्ज है ना, ये ऐसे एनक्लोज्ड है। एक क्यूब यहां है, देखता जाइयो, ठीक है? एक क्यूब यहां है, ठीक है? एक क्यूब और है। ये क्यूब्स की दीवार दिख रही है आपको? ये क्यूब्स की दीवार दिख रही है आपको कैसी है ना? ये चार क्यूब दिखे, ये चार क्यूब दिखे, ये भी एनक्लोज नहीं कर पाएंगे चार्ज को। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इन चार क्यूब्स के बैक साइड पे है ना? तो इमेजिन करो और चार क्यूब इसके पीछे बना दे तो, मतलब ऐसे देख, मतलब देख क्या कर रहा हूं, 8 क्यूब बनेंगे टोटल, अगर बात समझ में आए तो। 8 क्यूब बनेंगे टोटल, आप समझ पा रहे हो? 8 क्यूब बनेंगे टोटल। पीछे भी ऐसे होगा, है ना? यहां से भी ऐसे, ऐसे, है ना? कुछ कुछ समझ में आ रही है बात, है ना? तो 8 क्यूब बनेंगे, मतलब 4 बक्से आगे हैं, 4 बॉक्सेस आगे हैं, उसके पीछे 4 बॉक्सेस और हैं, ठीक है? तब जाकर के कहीं ना कहीं ये क्यूब सबके सेंटर में आएगा। ये पूरी बड़ी से एक बड़े से बक्से के सेंटर में आएगा। ये समझ रहे हो ना? ये जो चार्ज है ये उस बड़े से बक्से के, जो 8 बक्से मिला लिए, एक बॉक्स रखा, एक और रखा, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे, 8 बॉक्सेस के सेंटर पर यह चार्ज होगा। और हम तब बोल पाएंगे कि इस बड़े से क्यूब में फ्लक्स चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अभी देखिएगा जरा, देखिएगा, फ्लक्स थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ, सुनिएगा, फ्लक्स थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ 8 क्यूब्स। ये पूरे को एक बॉडी माने, इस पूरे को गॉसियन सरफेस मान ले बेटा, समझिएगा। इस पूरे को अगर हम 8 क्यूब हैं, 4 आगे 4 पीछे, है ना? 4 आगे हैं, ऐसे करके सोचना, ऐसे करके, ऐसे, ये 4 आगे, इसके पीछे 4 और हैं, ऐसे, इसके पीछे 4 और हैं। कैसे ड्रॉ करूं यार? बड़ा मुश्किल हो रहा है ड्रॉ करना इसको। ऐसे, ऐसे कुछ समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है ना? तो 4 बॉक्स आगे हो गए, है ना? 1 2 3 4, और 1 2 3, और इसके एक और यहां पर होगा 4, ठीक है ना? उन सब के सेंटर पर, ये मतलब पिछले वाले सेंटर पर, ये वाले यहां पर चार्ज होगा, अगर आप इमेजिन कर पाए तो, ठीक है ना? तो यहां पे वो चार्ज है बीचों बीच, ठीक है? तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ 8 क्यूब्स के लिए फ्लक्स देख सकते हैं, तो वो होगा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो चार्ज कितना है? वो चार्ज तो क्यू है, जो ये आठों ने मिलकर घेरा है, जो 8 क्यूब्स ने, 8 बक्सों ने मिलकर घेरा है, वो चार्ज क्यू है ना? वो चार्ज क्या है? क्यू है। तो क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पर ये तो कॉम्बिनेशन का है, मुझे तो एक क्यूब का निकालना है, तो एक क्यूब के लिए क्या करोगे? 8 से डिवाइड कर दो, है ना भाई? क्योंकि ये तो आठों में से निकलेगा ना। अब ये जो फ्लक्स है ये तो आठों में से निकल रहा है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। इमेजिन करना, इमेजिन करना, इमेजिन करना, इमेजिन करना, ये तो आठों में से निकलेगा फ्लक्स। पर हमको कौन सा चाहिए? हमको तो खाली एक ही टुकड़ा चाहिए। इन 8 टुकड़ों में से हमें तो केवल एक टुकड़े का ही चाहिए ना भाई। तो इसलिए हम 8 से कर देंगे इसको डिवाइड, ठीक है ना? तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब जो होगा, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब जो होगा, वो होगा 1/8 चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? जरा सोचिएगा किस तरीके से एनक्लोज किया गया इसको। एक अच्छा सवाल है ये, एक अच्छा सवाल है, इमेजिन करवाता है ये सवाल, ठीक है ना? ओके, तो एक क्यूब के यहां पर कोने पर चार्ज रखा था, तो इसे एनक्लोज करने के लिए इसके ऊपर एक टिका दिया, एक राइट में टिका दिया, एक
एक उसके ऊपर टिका दिया, बाकी सेम टू सेम 4 और पीछे टिका दिए, तो 8 क्यूब हो गए और 8 क्यूबों ने मिलकर के इस चार्ज को एनक्लोज कर लिया है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है, आपके सिलेबस में हॉलो ही है, सॉलिड कंडक्टिंग है भी नहीं वैसे भी। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 16 माइक्रोकूलम है। जरा देख लीजिएगा भाई, ये सेंटीमीटर है, वो माइक्रोकूलम है। यूनिट्स का खास ध्यान रखना, यूनिट्स में गड़बड़ बहुत होती है, और 12वीं का बच्चा जब यूनिट्स में गड़बड़ करता है ना, तो वो 8वीं का बच्चा और 12वीं के बच्चे में कोई फर्क नहीं होता फिर। ठीक है ना, तो कम से कम यूनिट में गड़बड़ ना करें आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाना बहुत बहुत दूर की चीज होती है अगर आप यूनिट्स में गड़बड़ कर रहे हो तो। ठीक है ना, तो यूनिट्स की खासी चीजें आपने ध्यान रखनी है, कोई भी सिली मिस्टेक ऐसी ना करना, क्योंकि सिली अब आप नहीं रहे, बच्चे अब आप नहीं काउंट होते हो भाई। ठीक है ना, 12वीं क्लास में हो और इसके बाद तो समझ रहे हो आप कि कॉलेज में जाना सीधा आप तो। ठीक है ना, तो प्लीज ऐसी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें जिसमें आप यूनिट के साथ ठीक ठाक उसके साथ बर्ताव ना करें। ठीक है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हाँ जी, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे आप सभी को पता है यार, जब भी कोई स्फीयर दे रखा है आपको, ठीक है ना, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी नहीं, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड सेंटर पूछा है तो सेंटर तो अंदर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर 0 होती है ना। कह रहा है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर के आउटर सरफेस यहां चले गए तो यहां तो चार्ज होगा, है कि नहीं भाई। यहां तो चार्ज है, तो वो कितना चार्ज है भाई, कितना चार्ज होगा सरफेस पे, सरफेस पे चार्ज पूछा कितना होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होती है, यही होता है सरफेस पे, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर अभी देखा भी था, फॉर्मूला शीट मैंने आपको दिखाई थी। के क्या है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 है। चार्ज कितना है, 16 माइक्रोकूलम है, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 डिवाइड बाय आर कितना है, ये रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है तो मीटर में कौन चेंज करेगा भाई, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, बाकी इसको काट लीजिएगा, इजी है सॉल्व करना। 9 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना। तो 1.8 करके इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बाकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है न्यूटन पर कूलम होगी। ठीक है ना, तो ये आपके लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूं मैं। आगे बढ़ता हूं। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ओके, is kept in the vicinity of an uncharged conducting sphere। ठीक है, तो एक अनचार्ज्ड स्फेयर है लेकिन कंडक्टिंग नेचर का है, एक अनचार्ज स्फेयर है लेकिन कंडक्टिंग नेचर का है, उसकी विसिनिटी में एक पॉइंट चार्ज रख दिया, यानी कि उसके पास में रख दिया। विसिनिटी का मतलब होता है पास में रख दिया। ठीक है, कह रहा है स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट। पॉइंट चार्ज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग, ओ स्फेयर नहीं है, ओ सॉरी प्लेट है यार, प्लेट है, गलती हो गई, एक प्लेट है भाई, ये रही प्लेट। ठीक है ना, ये रही प्लेट, तो प्लेट के समीप एक चार्ज रख दिया गया है। ठीक है ना, और प्लस क्यू चार्ज है, वो प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक, प्लेट के पास। तो अब होगा क्या, तो सुनो, ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है वो इस कंडक्टिंग प्लेट में से माइनस चार्ज को अपने पास बुला लेगा, पर चार्ज जाएगा थोड़ी ना उड़ के, हवा में थोड़ी ना उड़ के चार्ज जाएगा, वो माइनस चार्ज आकर के इस प्लेट के इस सरफेस पे बैठ जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्या हुआ, इंडक्शन हो गई है ये। इसने चार्ज इंड्यूस करवा दिया, कौन सा, माइनस का, नेगेटिव चार्ज क्या करवा दिया, इंड्यूस करवा दिया प्लेट के इस तरफ पर। उल्टी तरफ पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज नो डाउट, लेकिन इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो ये प्लेट है, मान लो ये प्लेट ऐसे है जो कि फेस कर रही है इस चार्ज को, ऐसे फेस कर रही है, तो ये वाला इलाके पर माइनस चार्ज जमा हो जाएगा, आके इंड्यूस हो जाएगा वो चार्ज। ठीक है ना, फिर दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चलनी चालू हो जाएगी। बस इलेक्ट्रिक फील्ड तो ड्रॉ करनी है आपको, फील्ड लाइन ही तो दिखानी है आपको, तो फील्ड लाइन दिखा दो। ये देखो ऐसे, 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 बस बहुत है, मिल गए नंबर। 1 मार्कर सवाल ऐसे ऐसे मिलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इस तरीके के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सवाल है, कंपिटेंसी फोकस्ड वाली किताब में से दिया मैंने आपको। ठीक है ना, ये पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है, सीबीएसई देती है ये। ठीक है, आप बस सर्च करिएगा गूगल पर जाकर के ये शब्द CFPQ। ठीक है ना, कंपिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलते हैं इसको, पूरा बता दूं, कंपिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सीबीएसई वाले पीडीएफ देते हैं, जनरेट करते हैं। आप जाएं गूगल पे डालें सीधा सीबीएसई की जो साइट हो, प्रॉपर जो साइट सीबीएसई को, इधर वायरस पे क्लिक मत कर देना। ठीक है ना, जो साइट आपको मिले उस पर क्लिक करना और ये पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी, वहां से आप चाहें तो जितने मर्जी सवाल कर सकते हो। ठीक है ना, मैं उसमें से एक अच्छा सवाल लेकर के आपके लिए आया हूं। ठीक है, कह रहा गिवन इज अ लाइन ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी। ठीक है, तो एक लाइन चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है जो लीनियरली बना हुआ और यूनिफॉर्म है, ऊपर जितना नीचे भी उतना। ठीक है,
कह रहा चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बिटवीन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a। तो देखो यहां से लेके यहां तक कह रहा है हमने प्लस चार्ज डाल दिया यूनिफॉर्मली, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां से यहां तक प्लस चार्ज डाल दिया, ठीक है। कह रहा है चार्ज माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बिटवीन y 0 से y माइनस है। अच्छा, कह रहा है नेगेटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक डाल दिया हमने, ये भी यूनिफॉर्मली डाला है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इधर डाला है उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर डाला है, और चार्ज डेंसिटी भी सेम है, दोनों तरफ सेम चार्ज डेंसिटी है, लेमडा सेम है, मतलब जितना लेमडा पॉजिटिव है उतना ही लेमडा नेगेटिव है। बढ़िया। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द, एक्सप्लेन करना है मतलब थ्योरी देनी है आपको, हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी ऑब्टेन्ड, रिप्रेजेंट यूजिंग अ वेक्टर डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना है और थ्योरी लिखनी है, देयर इज नो न्यूमेरिकल हियर, कोई न्यूमेरिकलों की बात ना करे, ठीक है ना। थ्योरी देनी है और डायग्राम पूरा करना है आपको, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो समझ गए बात क्या है। ऐसा इमेजिन करना कि ऊपर एक तार है जो कि प्लस चार्ज कैरी करती है, नीचे एक तार है जो माइनस चार्ज कैरी करती है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है ना। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर देख रहे हैं, क्या डायरेक्शन में होगी। आओ सिखाता हूं क्या डायरेक्शन में होगी। देखो इमेजिन करना बेटा, इमेजिन करना कि यहां से आप जितनी दूरी पर गए यहां से आप सेम दूरी पे जाओ, मतलब जितना डिस्टेंस आप ऊपर गए हो उतना ही डिस्टेंस आप नीचे आओ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे दो 1, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे दो 2, ठीक है। अब जो 1 पर चार्ज है, जस्ट इमेजिन, सिर्फ 1 की बात कर रहा हूं, जो 1 पर चार्ज है, सिर्फ जो 1 पर चार्ज है, वो P पर किस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो भाई डायरेक्शन ऑफ द फील्ड तो ये होगी अवे, इवन, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो बेटा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर, और नेगेटिव चार्ज हमेशा टूवर्ड्स बनाता है, हाँ या ना बोलो। नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो टूवर्ड्स बनाएगा, हाँ सर टूवर्ड्स बनाएगा, और टूवर्ड्स बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, हाँ या ना। E2 है ना। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, दो वेक्टर बन गए, इनका वेक्टर सम कर दो, खत्म बात, कुछ नहीं था इसके अंदर, इसमें और कुछ नहीं है। ये बनाएगा तो उधर और ये बनाएगा तो इधर, इन दोनों का वेक्टर सम ले लें जरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पैरेललोग्राम, क्योंकि पूछ से पूछ तो मिले ही हो, या पहले से ही पूछ से पूछ इनकी मिली हुई है। वेक्टर सम अगर आप लोगे तो फाइनल वेक्टर जो आएगा वो भैया ऐसे आएगा, ये डायरेक्शन होगी। तो डायग्राम कंप्लीट हो गया। ई नेट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। थ्योरी आप ये लिख सकते हो, मैं लिख के दिखाता हूं आपको थोड़ी सी थ्योरी, ठीक है ना। तो लेट अस टेक पॉइंट 1, ठीक है ना, एट पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव लीनियर चार्ज, ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव लीनियर चार्ज, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने किया है वो अंग्रेजी में लिख रहा हूं बस मैं भाई, अंग्रेजी लिखनी कोई बड़ी बात नहीं होती। आप लोग परेशान होते हो कि सर आप इंग्लिश क्यों नहीं लिखते उसके अंदर, अरे जो कर रहे हैं उसी की अंग्रेजी लिखनी है मेरे बच्चे, ठीक है ना। इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, ठीक है, और उसको नाम दे दिया E1, सही। फिर आपने वही काम 2 के लिए भी किया है ना। टेक पॉइंट 2, टेक पॉइंट 2 है ना, एट नेगेटिव साइड ऑफ लीनियर चार्ज, ठीक। इट फॉर्म्स E2 टूवर्ड्स इट, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने क्योंकि वो सेम टू सेम है, तो आप रिपीट कर सकते हो उसको, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दोनों का वेक्टर सम जो लेंगे वो नीचे की तरफ बनेगा, है ना। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ E1 and E2 should lie towards माइनस वाई एक्सिस, और देखो वही हो रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ही है ये, है ना। नीचे नेगेटिव वाई है ना बेटा, तो नेगेटिव वाई की तरफ ही है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, समझ गए ना, नेगेटिव वाई की तरफ है। तो बस आपने इसके अंदर थ्योरी ऐड करनी थी, वो मैंने आपको करके
दिखा दी। आगे बढ़ते हैं, एक और देखो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरी पढ़ लेते हैं और शक्लें देख लेते हैं इनकी कैसी है, उसके बाद सवालों पे चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। कह रहे एक रीसेंट स्टडी हुई है कहीं पर फिजिक्स के कोई इंस्टीट्यूट में, ठीक है। कह रहे रिसर्चर्स ने विजुलाइज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस बाय वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो विजुलाइज करके ये 4 डायग्राम बना के भाइयों ने दिए हैं हमें, ठीक है ना। कह रहे 4 डिस्टिंक्ट सिनेरियोज, 4 अलग अलग सिनेरियो हैं, वर ऑब्जर्व्ड। फिगर ए में क्या हो रहा है आओ देखते हैं। अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ, है ना। फिगर ए की शक्ल देखना बेटा, ठीक है। फिगर ए में क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस डज रेडियली आउटवर्ड, फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जा रही है। आपको दिख रहा है बाहर को निकल रही है, जैसे रोशनी निकलती है बल्ब में से ना, ऐसे सब तरफ फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं, रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे। सही बात है, सही बात है, फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ रिपेलिंग बिहेवियर। हां, ऐसा लग रहा है कि रिपेल करेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज अगर आया तो थप्पड़ खाएगा भाई, सीधी बात है ना। यहां पर कोई प्लस का चार्ज अगर आ गया तो उधर भागेगा, रिपेलिंग बिहेवियर दिखा रहा है। सही बात है, सही बात है भाई, रिपेलिंग बिहेवियर है, रिपेलिंग बिहेवियर है, ठीक। बी में आ जाओ। कह रहा बी में फील्ड लाइंस कन्वर्ज कर रही हैं, ऐसा लग रहा है एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, एकत्र होना, एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होना। क्या ऐसे ही लग रहा है क्या, हां ऐसा ही लग रहा है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक बात है। कह रहा है इंडिकेट कर रहा है जैसे कि अट्रैक्टिव फील्ड हो, बात तो सही है। यहां पर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लाके रखो तो किधर भागेगा, इधर को भागेगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक बात है, छोड़ दो इसको, अट्रैक्टिंग है। सी पे आ जाओ। डिपिक्टेड 2 चार्जेस प्लेस नियर ईच अदर, 2 चार्ज है जो कि अगल बगल रखे गए हैं, विद देयर कंबाइंड इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ कंबाइंड इफेक्ट उन्होंने दिखाया है, ठीक बात, ठीक है। लास्टली फिगर नंबर डी, फिगर जो डी है, कह रहा पोर्ट्रेट 2 चार्ज क्लोजली पोजिशनड एग्जिबिटिंग म्यूचुअल इंटरेक्शन। आपस में कुछ इंटरेक्शन चल रहा है इनका, है ना, इनका आपस में कुछ इंटरेक्शन चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है लेकिन चल रहा है, ठीक है ना। कह रहा अंडरस्टैंडिंग दीज कन्फिगरेशन इज इंपेरेटिव फॉर ग्रास्पिंग द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस चार्ज सेटिंग्स। ओके, ठीक है। अब जो भी है ये फिगर बनी हुई है सारी, एक एक करके सबके सवालों पे देखने के सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा विच फिगर रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब, जहां से फील्ड लाइनें बाहर निकलेंगी वो पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात बताओ, क्या यहां से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, हां। यहां निकल रही है, नहीं। यहां निकल रही है, हां। देखो यहां से भी बाहर है और देखो वहां से भी बाहर है। और इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर फील्ड लाइन अंदर आ रही है और यहां से बाहर जा रही है। ये कुछ अजीब सा बिहेवियर नहीं लग रहा आपको? मुझे तो ये फिगर बड़ी डरावनी लग रही है और बड़ी अजीब सी लग रही है, ठीक है। यहां से बाहर है और यहां से अंदर है, कुछ गड़बड़ है, मतलब इसको नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन सी और ए मुझे ठीक लग रहे हैं, है ना। और बोथ ए एंड सी यहां पर दिया भी हुआ है, बोथ ए एंड सी यहां पर दिया भी हुआ है, ठीक है ना। तो ए और सी दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, पक्के पक्के से, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कह रहा है इन विच सिनेरियो डू फील्ड लाइंस कन्वर्ज टुवर्ड्स द चार्ज। किस सिनेरियो में फील्ड लाइन पास आ रही है? तो पास आ रही है भाई बी में, दिखा देता हूं मैं आपको। पास आ रही है, देखो बी में आके कन्वर्ज हो रही है ना, पास पास आ रही है। यहां तो कुछ अजीब सा ही चल रहा है, कन्वर्ज भी हो रही है, डाइवर्ज भी, कुछ अजीब सा ही मामला चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है, ठीक है ना। तो बोथ ए एंड ये हो गया था, है ना। तो बी इसका आंसर है। अगले पे चलते हैं। विच फिगर एग्जिबिट्स म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। एक प्लस और माइनस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, ऐसा कौन सा दिख रहा है यहां पर? तो भाई मेरे हिसाब से तो सच्ची सच्ची बताओ तो मुझे पूरे पूरे कोई भी नहीं दिख रहे, है ना। लेकिन शायद डी में कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकती है, शायद कुछ मिस टाइपिंग, मिस प्रिंटिंग। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, ये पीडीएफ में भी था, जो सीबीएसई वालों की पीडीएफ थी उसमें ही मुझे लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग शायद ये है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये प्लस होता, ये माइनस होता, अगर तो एक से फील्ड निकल के दूसरे में जाती। तो फिलहाल के लिए अपन सेफ आंसर मारने के लिए डी मार लेते हैं। वैसे डी आंसर सही लग तो नहीं रहा है, क्योंकि प्लस से बाहर निकलती, माइनस में अंदर घुसती, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अपन सेफ्टी के लिए डी मार के चलते हैं आगे, ठीक है ना। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, अगर मिस टाइपिंग है, मिस प्रिंटिंग है तो कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। व्हाट बिहेवियर डज अ पॉजिटिव चार्ज टिपिकली एग्जिबिट। एक पॉजिटिव चार्ज कैसा बिहेवियर दिखाता है? तो भाई यहां पर अगर देखें तो वो रिपेलिंग बिहेवियर ही तो दिखा रहा है, अट्रैक्टिंग तो नहीं दिखा रहा। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी जज करते हो एक पॉजिटिव चार्ज रख के जज करते हो, ये मैंने आपको बताया हुआ है। प्लस का चार्ज रखते हैं, देखते हैं उस पर रिपेल हो रहा है कि उस पर अट्रैक्ट हो रहा है। याद करो, बिल्कुल फंडामेंटल बात है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के सबसे फंडामेंटल बात यही थी, जब स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना तो डिफाइन ही किया जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। याद करो डेफिनेशन उसकी, है ना, कि कितनी फोर्स लग रही है ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है। उस लिहाज से देखें तो एक पॉजिटिव चार्ज रिपेल मारता है एक पॉजिटिव चार्ज को, तो रिपेलिंग बिहेवियर टिक मारना पड़ेगा।
समझ गए ना? और ये क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस ना करता डेफिनेशन के साथ तो डेफिनेटली बच्चे गलत करके आते। कोई कुछ मार देता, कोई न्यूट्रल लिख देता, कोई कुछ चलता रहता है ना। कहने को ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कहने को क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, लेकिन थ्योरी भी गलत करके आते हैं बच्चे भाई, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन माइंड में क्लियर नहीं होती है। तो बेसिक डेफिनेशन माइंड में यही है कि एक पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एग्जिबिट होती दिखती है। बात सारी ये है। आगे बढ़ते हैं। इसका भी एक और पार्ट था, फोर्थ वाले के दो पार्ट दे रखे थे उस पीडीएफ के अंदर। तो इन द सिनेरियो विद टू चार्जेस ऑफ द सेम साइन द फील्ड लाइंस आर, अगर दो चार्जेस सेम साइन वाले हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तब क्या होता है? तब ऐसे 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 करके फील्ड निकलती है, जो कि सी में आपको देखा होते हुए, है ना। सी में ऐसे ऐसे होते हुए दिख रहा है ना, इधर इधर ऐसे 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 ऐसे, है ना, जैसा सी में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला, ये सेम चार्ज वाला खेल चल रहा है ना। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन है कन्वर्ज टुवर्ड्स द चार्जेस, नहीं कन्वर्ज होते तो नहीं लग रहे, है ना, बाहर निकलते लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। इमेनेट आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्जेस, हां मुझे यही ठीक लग रहा है। इंटरैक्ट एंड बेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ चार्जेस, अच्छा कैंसिल आउट, देखो कैंसिल तो नहीं कर सकते, कैंसिल करने का सवाल नहीं, कन्वर्ज होता दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो दोनों सिनेरियो के अंदर एमिनेट आउटवर्ड फ्रॉम द चार्जेस, भाई ऐसा तो लग रहा है कि बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे यह ज्यादा बेटर लग रहा है सी, क्योंकि बेंड भी हुई है। मैं आपको शक्ल दिखाता हूं, बाहर निकल के मिक्स नहीं हुई है, बाहर निकल के बेंड हो गई है ना, बाहर निकल के मिक्स नहीं है, बाहर होके बेंडिंग हो गई है इनकी। तो मुझे बेंडिंग वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है ना। तो क्लोज ऑप्शन है, लेकिन ठीक है, अपन सेफ होकर के चलते हैं कि दोनों के प्रेजेंस के चलते दोनों की फील्ड जो है वो बेंड हो गई है, ऐसा लिखा हुआ है सी पार्ट के अंदर। तो मुझे यह ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही मशहूर सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है पहले भी कई बार, और मतलब ये हमारे टाइम का भी बहुत मशहूर सवाल है, हम जब पढ़ा करते थे तब से ये सवाल मशहूर रहा है। तो आओ देख लेते हैं एक बार। इन विच ऑफ द केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट जीरो, कौन सा ऐसा केस है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो नहीं होगी, नॉट जीरो पूछा है आपसे। आइए एक एक करके सारे ऑप्शंस को जज करते हैं। अच्छा मुझे सबसे पहले आप ये बी वाले का बताओ, ये कैसा ए बी है भाई, एक बार रुकियो जरा। कंप्लेंट होगी छोड़ेंगे नहीं आ जाओ। हाँ जी, तो ए बी सी डी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि ए बी हो रखा है भाई यहाँ तो, ठीक है। खैर यहां देखो, चार्ज नहीं, कंप्लेंट नहीं करूंगा यार, है ना, उसको समझा दूंगा कि क्या कर रहा है यार, ऐसे मत करा कर भाई, तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी। देखो भाई 6 चार्ज है और 6 के 6 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको, है ना। तो अगर मैं इसको एक हेक्सागन बोल दूं, है ना, वैसे तो ये पता नहीं ऐसे पढ़ा है कि ऐसे पढ़ा कैसे पढ़ा, अपने को भी फिलहाल नहीं पता है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन शेप है ये, है ना। तो इसमें सेंटर पर पूछ रहा है, ये सेंटर पर पूछ रहा है, यहां कोई चार्ज पड़ा, इधर यहां कोई चार्ज पड़ा है ना। तो मुझे बताओ, अगर इमेजिन करना यहां पर कोई चार्ज अगर है ना, यहां पर कोई कैपिटल क्यू चार्ज है मान लो, तो ये छोटा क्यू उसको उधर रिपेल करेगा, ये बोलेगा तू उधर जा, ये बोलेगा तू उधर जा, ये बोलेगा तू उधर जा, ये बोलेगा तू इधर जा, ये बोलेगा तू इधर जा। तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, नेट फील्ड जीरो हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। सेम खेल यहां पर भी होगा, सेम खेल यहां पे भी होगा जब सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई यहां चार्ज रखा हुआ है, हां, ये बोलेगा भाई मेरी तरफ आ जा, ये बोलेगा भाई मेरी तरफ आ जा, कट जाएंगे, ये बोलेगा भाई मेरी तरफ आ जा, ये बोलेगा भाई मेरी तरफ आ जा, कट जाएंगे, ये बोलेगा भाई मेरी तरफ आ जा, ये बोलेगा मेरी तरफ आ जा, ये भी कट जाएंगे। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इस पे आओ, इस पे, इससे पहले इस पे आ जाते हैं एक बार, है ना, क्योंकि हमारा आंसर यही है, हमारा आंसर यही है। हम एक बार इस पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां देखो, यहां देखो, मान लो यहां चार्ज रखा हुआ है, ये बोलेगा रिपेल, ये बोलेगा हट, कट गया, ये बोलेगा हट, ये बोलेगा हट, कट गया, ये बोलेगा मेरी तरफ आ जा, ये बोलेगा मेरी तरफ आ जा, ये भी कट गया। समझ गए ना, सिमेट्रिक पोजीशंस पे है ना, सिमेट्रिक पोजीशंस पे है, तो फिर आपका ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो आंसर बनेगा जब एसिमेट्री होगी, यानी सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, जब एसिमेट्री होगी तो ये वो वाला केस है, ठीक है ना। यहां देखो क्या होगा, ये बोलेगा हट, ये बोलेगा तू हट, कट गया, ये बोलेगा हट और ये बोलेगा हां आजा मेरे पास
ये बोलेगा हट, ये बोलेगा हां आजा मेरे पास। तो ओवरऑल फील्ड इस तरफ रहेगी, ई नेट जो है वो इस तरफ रहेगा। आया समझ में ना, दोनों का वेक्टर सम ले लिया जाएगा, है ना, उधर भी जाना चाह रहा है इधर भी जाना चाह रहा है, वो डबल डबल इलेक्ट्रिक फील्ड से जाना चाह रहा है ना, तो इस फिर इसका नेट जो है वो इस तरफ निकल के आएगा। खैर वो तो मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, आंसर हमारा ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का सवाल है भाई, PYQ है, देख लो एक बार। कह रहा है पॉइंट चार्ज है जिसे प्लेस किया गया एट द सेंटर ऑफ अ होलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ इंटरनल रेडियस r, आउटर रेडियस 2r। मतलब एक थिक ऐसा है, इधर देख, इधर देख, थिक है ये, थिक ऐसा है ये, ऐसा एक शेल है, ठीक है, और थोड़ा मोटा होगा शायद ये, और थोड़ा मोटा होगा, ले ले, इससे मोटा तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके सेंटर पर लाके एक चार्ज रख दिया। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, मान ले प्लस क्यू चार्ज लाके रख दिया, क्योंकि बोला ही नहीं हुआ इसने प्लस क्यू है माइनस क्यू है, कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, प्लस क्यू लाके यहां पे रख दिया। ठीक, कह रहा है पॉइंट चार्ज प्लेट, ठीक है, इंटर रेडियस आर, छोटी रेडियस जो है वो आर है, मतलब ये रेडियस जो है वो आर है, दिस इज आर, ठीक है ना, और ये वाली जो है कह रहा है ये है 2r, ऐसा बोल रहा है, समझ गए ना, इंटरनल रेडियस आर है, आउटर रेडियस 2r है। रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेशियो बताना है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर स्फेयर टू दैट ऑफ द आउटर स्फेयर। हां जी, इनर स्फेयर सिग्मा 1 ले लो, आउटर स्फेयर सिग्मा 2 ले लो, ठीक है, और मुझे बता दो कितना कितना सिग्मा होगा। सर सिग्मा क्या होता है, लेकिन ये भाई ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया, और यहां पे जो एरिया है बेटा वो स्फेयर का है ना, यहां पे जो एरिया है वो क्या है, स्फेयर का है, तो स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर, यस सर, बात तो सही है, 4 पाई आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला यही है। तो जनरल फॉर्मूला को पहले हम छोटे वाले गोले के लिए लगाएंगे, फिर बड़े वाले गोले के लिए लगाएंगे। आइए दोनों के लिए लगाते हैं। सबसे पहले इनर की बात करते हैं, है ना, ये इनर और ये आउटर, ये आउटर, ठीक है। आ जाओ, चार्ज कितना होगा, तो भाई सबसे पहले ये समझो, मोटी बात ये समझो, ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है वो इधर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ माइनस में चार्ज इंड्यूस करवा देगा। अगर आप मेरी बात समझ पाए तो, ये प्लस चार्ज रखा ना, तो माइनस में चार्ज इंड्यूस कर देगा इनर वॉल पे, अंदरूनी वॉल पे। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, इस पर सवाल भी पहले मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो इनर वॉल पर क्या आ जाएगी भाई, उतना ही चार्ज आ जाएगा जितना इसके अंदर था। कैविटी वाले सवाल याद है, ये कैविटी जैसा ही है ना, कैविटी में चार्ज लाके रख दिया, याद करो ऐसे सवाल मैंने आपको करवाए हुए हैं, है ना। तो कैविटी में लाके चार्ज रख दिया, वो उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवा देगा इस कंडक्टिंग शेल में, तो यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू का चार्ज, समझ गए ना, यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू का चार्ज। और यह माइनस क्यू का चार्ज कहां से आया होगा भाई, इसी शेल में से आया होगा दौड़ता हुआ, इसी शेल में से दौड़ता हुआ आया होगा। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज कहां होंगे, वो यहां होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, होंगे ना भाई। भाई ये माइनस चार्ज अगर कहीं से भाग के आया है, अगर ये माइनस चार्ज कहीं से भाग के आया है तो अपने प्लस पीछे छोड़ के आया है ना, प्लस माइनस पहले कहीं जुड़े हुए होंगे, वहीं से भाग के आया है ये, वहीं से घर से भागा है ये माइनस वाला, और प्लस वाला भी उतना ही होगा, प्लस वाला भी उतना ही होगा। तो ये बहुत जनरल सा सवाल है, और ये जीके में पूछा जा सकता है। जीके मतलब 1 मार्क के जो सवाल होते हैं वो जनरल नॉलेज के ही होते हैं, उसमें आपसे वो फॉर्मूले लगवाता, उसमें आपसे फॉर्मूले नहीं लगवाता है। 1 मार्कर जो सवाल होते हैं वो जीके के सवाल होते हैं। तो ये एक जीके का सवाल है कि लाके एक चार्ज रख दिया, मान लो प्लस क्यू, ठीक है, तो इनर वॉल पे कितना चार्ज आएगा, आउटर वॉल पे कितना चार्ज आएगा, भाई उतना ही आएगा जितना वो है, उतना ही आएगा जितना चार्ज लाके आपने अंदर रखा है। अगर क्यू रखा है लाके, तो यहां पर भी माइनस में क्यू आ जाएगा और बाहर वाले में प्लस में क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम इनर की बात कर रहे थे, इनर में क्या होगा, इनर में सर चार्ज अपॉन में एरिया होता है, तो माइनस क्यू लिख लो। वैसे एक ही बात है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहां पर, तो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और बाहर में कितना होगा, बाहर में, बाहर की बात करें तो प्लस क्यू और 4 पाई, ये रेडियस कितनी है 2r, तो 2r का स्क्वायर, 4 पाई 2r का स्क्वायर। जरा दोनों को डिवाइड दे दो, रेशियो निकालना ना भाई, रेशियो निकालना ना, इन डिवाइड बाय आउट करना है ना भाई, हां करना है सर। तो बस q से q कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, ठीक है। तो क्या बचेगा, मैं लिख ही देता हूं, चलो लो,
है ना भाई, मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, ठीक है ना, साइन वाइन का कोई मतलब नहीं है, साइन सिर्फ ये बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज है यहां पे, अपने को साइन से मतलब नहीं है, साइन कराया अपनी ऐसी तैसी, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये चार्ज अपॉन में 4 पाई और 2r का होल स्क्वायर खुलेगा तो ये 4r² आ जाएगा भाई, ठीक है। तो q से q गया, 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, यहां 1/1 और यहां 1/4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, है ना, ये 4 चला जाएगा ऊपर तो 4 आ जाएगा, बस रेशियो निकल के आ गया 4:1, 4:1 का रेशियो है। आसान सवाल था, है ना, लेकिन ये जीके की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। 2020 में एक और सवाल आया हुआ, जरा देखो। आपको पता है मैं 20 के सवाल क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको 25 के, 24 के, 23 के, 22 के सवाल प्रैक्टिस सेशन 1 में करवा दिए थे। ठीक है ना, तो ये कंटिन्यू हो रहा है उससे। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेशन 1 नहीं देखा वो 1 देखें जरूर, ठीक है ना, उसमें काफी सारे सवाल मैंने छोड़ भी दिए थे, है ना, और काफी सारे करवाए भी थे, कम से कम 7-8 सवाल लगभग मैंने करवाए थे, कुछ डिस्कस भी किए थे, ठीक है ना। तो वो एक बार आप देखिएगा उस सेशन को भी, उसके आगे से कंटिन्यू हो रहा है ऐसा समझना, और सभी में ऐसा ही होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन 2 के नाम से ही लाऊंगा इनको, क्योंकि 1 आपको दे चुका हूं मैं पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस शोन इन द फिगर, हाँ जी ये फिगर रही, कह रहा है इस फिगर में से जो फ्लक्स आ रहा है वो आपको बताना। देखो फ्लक्स जब भी आता है तो एनक्लोज चार्ज की वजह से आता है, बाहर वाले चार्ज की कोई औकात नहीं है फ्लक्स निकालने के लिए, लेकिन फील्ड निकालने के लिए नहीं है ऐसा। फील्ड के लिए अंदर बाहर दोनों चार्ज चाहिए होते हैं, मैंने आपको ये बात बताई हुई है। गॉस लॉ कहता है E.dA, मैं तो डीए लिखता हूं, है ना, सरफेस इंटीग्रल होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसी को बोलते हैं फ्लक्स, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सही बात है ना। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है ड्यू टू ऑल चार्जेस। ऐसे सवाल बनते हैं भाई, जीके के सवाल हैं ये भी जनरल नॉलेज है फिजिक्स की, इसको फिजिक्स की जीके बोलते हैं भाई, फिजिक्स की जीके आपको पता होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, याद करो, है ना, और ये होता है बस अंदर के चार्ज, है ना, अंदरूनी चार्जेस, है ना, अंदरूनी चार्जेस, है ना। वो देखा है ना उसने, वो बोलता जो है ना, क्या नाम था उसका, चांद मियां, मैं भूल गया यार वो, अरे वो जो वो कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूने मुल्क जा रहे हैं, है ना, चांद नवाब, इंडस न्यूज कराची, हाँ चांद नवाब नाम था उसका, है ना। तो अंदरूनी से मुझे वो याद आ गया, है ना, कराची से लोग अपने अंदरूनी मुल्क, अरे यार बड़े बेगारत आदमी देखिए ना, है ना, मस्त वीडियो थी ना वो, है ना, देखिए ना, चांद नवाब, इंडस न्यूज कराची, ठीक है। तो कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूने मुल्क जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अंदरूनी चार्जेस की बात हो रही है। अंदरूनी चार्ज कौन से, एक -Q1 और एक -Q2। तो आप कभी भी फ्लक्स लिखोगे बेटा अगर, तो चार्ज एनक्लोज्ड बटा में एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज क्या है, -Q1 -Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर है, बस इससे ज्यादा कुछ लिख सकते हैं आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते आप, आपको यही लिख करके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अंदर यही दो चार्ज है, -Q1 -Q2 छोड़ दो, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ो। असर्शन रीजन सबके सब प्रीवियस ईयर में सही है, कोई भी अपने मन से नहीं लाया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए असर्शन पढ़ते हैं, रीजन देखते हैं। असर्शन है एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात सही बोल रहा है? क्या ये बात सही बोल रहा है कि भाई ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आपने एक नेगेटिव चार्ज लाके रख दिया यहां पे, कौन सा चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज लाके, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ दौड़ने लगता है क्या? ऐसे लगती है क्या फोर्स क्यूई नाम की? गलत, फॉल्स है ये, फॉल्स है ये, उल्टा जाता है, याद करो, पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर जाता, नेगेटिव चार्ज होगा अगर तो उल्टा जाएगा, इधर जाएगा, माइनस में क्यूई लगती है अगर याद आया तो, है ना। तभी तो डायपोल ऐसे घूमता है, पीछे वाला हिस्सा डायपोल का इधर को भागता है, आगे वाला आगे को, पीछे वाला पीछे को, तभी तो घूम जाता है, ठीक है ना। तो माइनस क्यू लगती है, फॉल्स है ये। असर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स होंगे, जब एक फॉल्स हो गया तो हम क्यों मत्था मारे, फिर भी देख लेते हैं। कह रहा हूं ना, नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ना अपोजिट होती है, अपोजिट होती है, दोनों फॉल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन सेम। क्या ये बात सही है? अगर एक पेंडुलम को, है ना, एक पेंडुलम के बॉब को हम लोग फील्ड में रख दें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, है ना, झुला दें उसको, तो उसका जो
पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्या इसमें कहीं चेंज आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा हुआ है तो? रीजन देखते हैं। कह रहे बॉब इज चार्ज, अगर बॉब जो है वो चार्ज है, अगर ये गोला जो है पेंडुलम का, अगर ये चार्ज हुआ एंड केप्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज्ड, तब टाइम पीरियड घट जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, अब सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि ये पहले से चार्ज था कि नहीं था। समझ रहे हो ना? अगर ये पहले से चार्ज नहीं है, मान लो कोई न्यूट्रल ही है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये पक्की बात तो नहीं है। अब बात को समझ रहे हो? पक्की बात तो नहीं है कि कोई चार्ज ही होगा, क्या पता ये प्लास्टिक की बॉल हो, भाई वो भी तो पेंडुलम का बॉब ही है। कहां लिखा है कंडक्टिंग? कहीं लिखा है क्या? इफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैप्ट, क्या पता ये न्यूट्रल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने चला दी हो, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल को, ये प्लास्टिक है मान लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट ही नहीं होता। अब बात समझ रहे हो ना? तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो सेम रहेगी, ठीक है ना। ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, ठीक है। कह रहा है अगर बॉब चार्ज हुआ, अगर बॉब चार्ज है और उसे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, देन द टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज्ड। कह रहा है अगर चार्ज हुआ और फिर फील्ड में रख दिया तो वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात सही है? देखो भाई, अगर वो चार्ज है तो सपोज करो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आगे की तरफ फोर्स खाएगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगी, कौन सी? क्यूई, क्यूई, और आगे की तरफ फोर्स लगेगी अगर इस पर, है ना, तो भाई फिर ये क्या करेगा? ये इसका जो जी है ना, वो हैम्पर होगा, उसमें कुछ ना कुछ और घुसेगा। पढ़ा लू, मिलता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। इसका जो जी है वो कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ डिक्रीज्ड। अब ये बात पक्के से नहीं कह सकते कि भाई डिक्रीज ही होगी, ये बात पक्के से नहीं कह सकते कि डिक्रीज होगी, क्या पता इंक्रीज हो जाए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए असर्शन को ट्रू कह सकते हैं, लेकिन रीजन पक्के से डिक्रीज ही करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो रीजन को अपन फॉल्स बोलेंगे। असर्शन तो ट्रू है क्योंकि ये चार्ज अनचार्ज कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा कहां बोला उसने, ठीक बात है ना। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से बनती है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन देखो, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है, सॉरी, ओके, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैं समझाता हूं कि क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होती है विच इज क्यू ई बाय एम, नहीं आया याद? मैं बताता हूं भाई, फोर्स होता है क्यू ई, और फोर्स को हम एम ए लिख सकते हैं अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो, है ना। छोटी सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी क्या है, कुछ नहीं है ये, है ना। क्यू ई के बराबर एम ए कर सकते हैं, यहां से एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी क्यू ई बाय एम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पढ़ना एक बार। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये ई जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, ये जो ई है वो चेंज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम होती है और ये ई जो है वो चेंजिंग है। बेटा ई चेंजिंग होगी तो ए भी चेंजिंग होगी, फोर्स कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम लगेगी, ठीक है। तो कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड कर रही होगी। समझ रहे हो ना? तो पहले से क्या वेलोसिटी है क्या वेलोसिटी नहीं है उससे एक्सेलरेशन का क्या मतलब, मेरी बात समझ रहे हो? वेलोसिटी पहले से ज्यादा है या पहले से कम है उससे एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है कितनी कम है उससे जरूर लेना देना है। समझ रहे हो ना? कह रहा चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, हां सही बात है। तो ये तो ट्रू ही था ऊपर वाला। तो फिर देखो आर क्या बोल रहा है, कह रहा चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। कह रहा दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हां सही बात है, ये भी सही बात है। आप चार्ज को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो उससे चार्ज कम ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, ठीक है, आपको ये चीज पता होगी शायद कि अगर मान लेते हैं कि आपका एक फ्रेंड गाड़ी में बैठा है, ठीक है, और आप गाड़ी के बाहर खड़े हो और गाड़ी चल पड़ी, तो आपको आपका फ्रेंड जाता हुआ दिखेगा ना, फ्रेंड चला गया, ठीक है ना। लेकिन सोचो कि अगर आप उस गाड़ी के अंदर ही बैठे हो और वो गाड़ी चल रही, तो आपको फ्रेंड कहीं जाता हुआ दिखेगा क्या? नहीं, आपको लगेगा मेरे बगल में बैठा है। तो ये फर्क समझ में आया? इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो लिखा है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका यही मतलब है। आप बाहर खड़े थे गाड़ी से तो आपको फ्रेंड जाता हुआ दिखा, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो अगर और गाड़ी चल रही है, फ्रेंड आपका बगल में बैठा है, तो आपको बैठा ही दिखेगा, ज्यादा थोड़ी दिखेगा,
आप समझ गए ना बात को? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप देख कहां से रहे हो। तो एक बात बताओ, एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, तुम गाड़ी के बाहर खड़े हो और चार्ज पार्टिकल चला गया, गाड़ी के अंदर बैठा चार्ज और चला गया, तो उसका चार्ज कुछ होगा, मान लो 2 कूलम का चार्ज है। अब मान लो कि तुम गाड़ी के अंदर ही हो और चार्ज तुम्हारे बगल से जा रहा है, तुम्हारे बगल में बैठा है मान लो चार्ज, तो वो अभी भी 2 कूलम का ही होगा। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि आप खड़े हो या आप चल रहे हो या आप दौड़ रहे हो, उससे चार्ज की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता भाई। आप बात को समझे? फर्क नहीं पड़ता, ये बात सही है, तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। लेकिन भाई एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। यहां पर वो समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है ना। और चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है कि भाई जो चार्ज का अमाउंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात भी सही है, दोनों बातें ट्रू हैं। लेकिन ये दोनों बातें डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना रही एक दूसरे के साथ। भाई ट्रू ये भी है, ट्रू ये भी है। यहां पर ऐसा बोलता ना, अगर रीजन मान लो ऐसा होता कि नहीं भाई वेलोसिटी पर कैसे मोशन डिपेंड करेगा, मतलब एक्सेलरेशन कैसे वेलोसिटी पर, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा ना। ऐसा कुछ अगर लिखा होता तो हम बोलते हैं हाँ भाई दोनों का कुछ सर पैर बन रहा है आपस में। यहां आपस में सर पैर नहीं है दोनों का, यहां बस ये लिखा हुआ है कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी पे। हमने कहा ठीक है भाई, मान गए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी, है ना। और फिर लिखा हुआ है कि भाई चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है इसलिए नहीं करती, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन रीजन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के कोई चर्चा करता तो हम जरूर कहते कि हाँ भाई ये सही बात बोल रहा है और ये इसका रीजन भी बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं। कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। क्या ये बात सही है? किसी भी कंडक्टर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ट्रू है ये, बिल्कुल ये सच बात है। कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज होता ही नहीं है, सारा चार्ज बाहर भाग जाता है, ये मैंने बात आपसे करी हुई है। चाहे कंडक्टर हॉलो हो चाहे कंडक्टर सॉलिड हो, चाहे कंडक्टर हॉलो हो चाहे कंडक्टर सॉलिड हो, अंदर चार्ज कभी नहीं रहेगा। कंडक्टर का काम ही है कंडक्ट कर देना, यानी चार्ज को दौड़ा देना, दौड़ के चार्ज सरफेस पे पहुंच जाता है, सरफेस पे पहुंच जाता है, चाहे हॉलो हो, चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो। समझ गए ना? अंदर से भरा हुआ हो कि अंदर से खाली हो, फर्क नहीं पड़ता, चार्ज सारा सरफेस पे ही रहता है और आउटर सरफेस पे रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है। बोल रहा है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज इन अ चार्ज कंडक्टर। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, गलत है ये, गलत। मतलब वैसे तो सही है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के किसी कंडक्टर में। अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो जितना प्लस उतना माइनस होगा, ये भी ट्रू बात है, ये भी ट्रू बात है। लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना बनता है। एक्सप्लेन आप इसको ऐसे कर सकते थे कि भाई अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता, क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज बाहर भाग जाता है। अगर चार्ज कोई एक्सेस डालोगे तो बाहर भाग जाएगा। ये थोड़ी ना कोई मतलब है कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है इसलिए कोई चार्ज नहीं होता। फिर तो सरफेस पे भी नहीं होना चाहिए, फिर तो सरफेस पे भी नहीं होना चाहिए। तो ये डेप्थ आपको क्लियर होनी चाहिए और थ्योरी से वो डेप्थ क्लियर होती है। बच्चे कहते हैं असर्शन रीजन हमसे होते नहीं। असर्शन रीजन इसलिए नहीं होते क्योंकि थ्योरी पक्की नहीं है आपकी। थ्योरी को पक्का करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो और एनालाइज करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, तब जाके असर्शन रीजन के सवाल बनते हैं। आप समझ रहे हो ना? लेकिन कोई बात नहीं, सवाल करने से ही सवाल बनते हैं, तो सवाल लगाते रहो। गलत होंगे, सही होंगे, कुछ ज्यादा गलत होंगे, ज्यादा सही होंगे, अच्छी बात है। सीखते जाओगे, सवाल करते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, आगे आगे सीखते जाओगे, ठीक है जी। तो दोनों ट्रू हैं बेटा, लेकिन सर पैर नहीं बना रहे हैं दोनों आपस में, दोनों सर पैर नहीं बना रहे हैं आपस में। तो बी आंसर इसका चलना चाहिए। एक और आ जाओ। कह रहा है ऑल द चार्ज इन द कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल ऑफ इट्स आउटर सरफेस। एकदम ट्रू है, यही बात तो अभी मैं कर रहा था। जितना चार्ज डालोगे सारा स्फेयर के आउटर सरफेस पे आ जाएगा, भाग के दौड़ के एकदम बाहर के सरफेस पे आ जाता है, चाहे हॉलो चाहे सॉलिड, फर्क नहीं पड़ता। कह रहा इन अ डायनामिक सिस्टम चार्जेस ट्राई टू कीप देयर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। सही बात है, सही बात है, गलत नहीं बोल रहा भाई। चार्ज को रिपेल करता है ना, पर पोटेंशियल एनर्जी की बातें इस चैप्टर में नहीं करनी चाहिए थी ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, कोई दो चार्ज अगर रिपेल हो रहे हैं, सेम चार्ज, तो वो क्यों हो रहे हैं? अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करी जाए ना, तो अपनी एनर्जी कम कर रहे हैं वो, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए। कम क्यों करते हैं? कम क्यों करते हैं? क्योंकि कम करके ही सुकून है। एनर्जी ज्यादा होगी तो हाइपर हो जाएंगे,
आप समझ रहे हो ना, आप में भी बहुत एनर्जी अगर है, मान लो आप सुबह सुबह उठे, एकदम खाना वाना खाए, एकदम एनर्जी आ गई आपके अंदर, है ना, और जाते हो, खेलते हो, दौड़ते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो दोस्तों के साथ, है ना, उसके बाद शाम को आके थक जाते हैं। और अगर आप सोचो आप सुबह उठे एकदम फ्रेश फ्रेश, आपने खाया पिया, है ना, और खा पी करके आप फुल एनर्जी में थे, लेकिन आपको किसी ने कुछ करने नहीं दिया, आपके हाथ पैर बांध दिए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? जब एनर्जी उछाल मारती है शरीर में और हाथ पैर बंधे हुए होंगे तो क्या करोगे? आप समझ रहे हो ना, छटपटाहट होगी, छटपटाहट, सरसराहट, भरभराहट, धरधराहट, वो होनी चालू हो जाएगी शरीर के अंदर, ठीक है ना, चुल मचेगी शरीर में कि भाई बाहर निकले, कुछ करें, हवा लें बाहर की, बाहर जाएं, बाहर निकले, बाहर घूमें, ये होता है। आप समझ गए ना, तो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होगा उसमें एनर्जी दे दी तो वो तो एक्साइट हो जाएगा और ज्यादा, समझ गए ना। तो इसलिए दो चार्ज जब दूर दूर जाते हैं तो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए जाते हैं। तो यही लिखा हुआ यहां पे एक डायनामिक सिस्टम के अंदर, डायनामिक सिस्टम का मतलब होता है जहां मोशन अलाउड हो। डायनामिक सिस्टम का मतलब जहां पे मोशन अलाउ कर रखा हो, तो मोशन जहां पे अलाउ है तो दो चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना चाहते हैं, ट्रू, और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। ये चार्ज दौड़ के क्यों आ जाता है सरफेस पे? ये जो चार्ज दौड़ के सरफेस पे आ जाता है कंडक्टर के, वो क्यों आ जाता है? अरे रिपेल करना चालू कर देता है, जो अंदर अंदर प्लस थे ना वो रिपेल होने चालू हो जाते हैं। तो ये रिपल्शन की बातें ही तो है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कर रहे हैं, क्यों? रिपल्शन हो रही है ना, रिपेल कर करके ही अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहे हैं। एनर्जी के टर्म से बात करी जाए तो ऐसे करी जाती है ना। तो ए आंसर इसका सही है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। फिर एक और असर्शन सुनो, कूलम्ब फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। कह रहा है कूलम्ब फोर्स जो बड़ी डोमिनेटिंग फोर्स है। अच्छा जी, आगे कह रहा है कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले तो ये फॉल्स है, ठीक है, और कूलम्ब फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स है यूनिवर्स की, ये भी मुझे कोई डोमिनेशन जैसी कोई बड़ी बात लग नहीं रही, क्योंकि डोमिनेट तो करती है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे तगड़ी फोर्स है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे डोमिनेट करती है, ठीक है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ये है। और यूनिवर्स की जहां तक बात है वहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना, वहां तो मतलब यूनिवर्स को टिकाए हुए तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसकी क्यों तारीफ हो रही है? कूलम्ब फोर्स की तारीफ काहे कर रहे हो बे, है ना। तो मेरे हिसाब से दोनों फॉल्स प्रतीत हो रहे हैं मुझे, असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है, ठीक है ना, डोमिनेटिंग, ठीक है, फालतू बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, असर्शन देखो, द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। ये शायद आपको बात पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखो जो प्लेन होते हैं ना, प्लेन लैंड करते हैं तो पहिए पे लैंड होते हैं, और जब टेक ऑफ करते हैं तो भी पहियों पर घूम करके फिर ऊपर टेक ऑफ करते हैं, फिर पहिए बंद हो जाते हैं उनके, है ना, पहिए घूम के अंदर चले जाते हैं। देखा होगा आपने कभी भी प्लेन का टेक ऑफ देखा हो या लैंडिंग देखी हो, लैंडिंग के टाइम पे अपने आप वो गियर खुल जाता है, लैंडिंग गियर जो होता है उसको, लैंडिंग गियर का मतलब पहिया, पहिया खुल जाता है अपने आप, और जब टेक ऑफ होता है तो लैंडिंग गियर बंद हो जाता है, यानी पहिए बंद हो जाते हैं, ठीक, ये बात आपको पता है। तो अब क्या बोला हुआ है, कह रहे ये जो लैंडिंग गियर होता है यानी जो टायर्स होते हैं ना, इनको कंडक्टिंग बनाया जाता है। तो ये सच बात है, ट्रू है, ये कंडक्टिंग बनाया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि भाई प्लेन जब उड़ करके आ रहा है बादलों में से एयर के थ्रू, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो उसके साथ रगड़ खाए जा रहे हैं प्लेन के साथ। प्लेन के बाहर मेटेलिक सरफेस है, एल्युमिनियम का तो होता है प्लेन, बाहर का मेटेलिक सरफेस क्या है, वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, और उसके बाद हवा रगड़ खा रही है, बादल रगड़ खा रहे हैं, और बादलों में बिजली है या चार्ज ज्यादा है तो वो चार्ज सारा का सारा बाहर के सरफेस पे आ जाता है। आपको करंट नहीं लगता? आप अगर प्लेन में बैठे हो तो आपको ऐसा लगा है कभी कि आपको करंट लग रहा है जी? करंट नहीं लगता, क्योंकि कंडक्टर के हमेशा बाहरी सरफेस पर चार्ज होता है। तो एरोप्लेन के आउटर सरफेस पे चार्ज बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप जमीन पे लैंड करोगे ना तो पहिया खुलेगा, पहिए को कंडक्टिंग बनाया जाएगा ताकि वो सारा चार्ज जो है वो ग्राउंडिंग हो जाए, उस चार्ज की सारी ग्राउंडिंग हो जाए। ग्राउंडिंग नहीं हुई तो क्या होगा पता है? वो चार्ज सारा प्लेन पे टिका रहेगा, और फिर प्लेन को अगर कोई आके छू गया तो भाई वो करंट उसको लग जाएगा, समझ गए ना। वो सारा जो चार्ज इकट्ठा हुआ होता ना प्लेन की बॉडी पर, वो सारा चार्ज एक व्यक्ति की बॉडी में से चला जाएगा, और व्यक्ति जो है वो हो सकता है स्वर्ग या नरक कर्म अनुसार सुधार जाए, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो इसलिए कंडक्टिंग बना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, कह रहा है कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड द एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस ऑन द कंडक्टर विल फ्लो टू द ग्राउंड। बिल्कुल ट्रू है ये बात, और आपस में सर पैर भी बिल्कुल ठीक ठाक बना रही है, एकदम सही एक्सप्लेनेशन लग रही है। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो टायर जो होते हैं वो कंडक्टिंग जानबूझ के बनाए जाते हैं। 21-22 का सर्शन रीजन देख लो क्या है,
कह रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक है ना, आपको मैंने दिखाया हुआ है, फोटो भी दिखाई हुई है कैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है और कैसे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है, आपके नोट्स के अंदर होगी वो। अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। ट्रू है ये बात, मैं समझाता हूं इसको कैसे, अभी पूरा पढ़ लेता हूं। रीजन, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज अ टॉर्क। बिल्कुल ट्रू है भाई ये, और असर्शन भी सही, रीजन भी सही और सही एक्सप्लेनेशन भी है। मैं समझाता हूं ऐसा क्या हो रहा है यहां पर, सुनिएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है पता है, ये बोल रहा है कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसी होगी, ऐसी, ये फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको कैसी होती है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, फर्क दिख रहा है आपको। यहां पे फील्ड लाइन कितनी है 4, यहां फील्ड लाइन कितनी है 8, 8 नहीं 7, जितने भी है ना। यहां कितनी है सर, यहां तो और भी ज्यादा है। तो ये क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे बच्चे तूने रख दिया कि डाइपोल, तूने रख दिया एक डाइपोल, और डाइपोल ऐसे रखेगा, ऐसे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो मुझे एक बात बता, नेगेटिव पर जितनी फोर्स लगेगी क्या पॉजिटिव पर उतनी ही लगेगी? अबे ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज के सर पे फोर्स ज्यादा आएगी, है ना। Q टाइम्स E डैश लगेगी, यहां पर अगर E डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, है ना, और यहां पर अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर नेगेटिव में फोर्स जो लगेगी वो उतनी नहीं लगेगी, यहां पे QE लगेगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये गोल भी घूमेगा, सुनिएगा, ये गोल भी घूमेगा, मतलब टॉर्क भी लगेगी, रोटेट भी करेगा, और हो सकता है एक तरफ की फोर्स ज्यादा होने से ये आगे भी बढ़ जाए, ये आगे ही बढ़ जाए। तो ये रोटेट भी होगा, ये आगे ही बढ़ेगा, है ना। ये रोटेट होता 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 आगे बढ़ेगा। आगे क्यों बढ़ रहा है समझ में आया ना, नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो कब होती है, जब जितनी आगे उतनी पीछे। अरे हाँ या ना भाई, जितनी आगे उतनी पीछे। अगर आगे भी QE लगती, पीछे भी QE लगती, तो ये बॉडी पर जितनी आगे उतनी पीछे कट गई, समझ गए ना। तो ना बॉडी इधर जाती ना इधर जाती, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, समझ गए ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, रोटेटरी तो होएगा ही होएगा, क्योंकि ओरिएंटेशन ही ऐसी है, वो ऐसे तो आएगा ही, ये तो होगा, ये होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो रोटेटरी मोशन तो होएगा होएगा, टॉर्क तो होएगी होएगी, पर ट्रांसलेटरी मोशन इस केस में नहीं होगा जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं। पर अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये आगे भी बढ़ेगा, गोल भी घूमेगा, गोल भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा, गोल भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा। मेरी बात आपको होपफुली समझ में आई होगी, है ना। तो फोर्स भी लग रही है और एज वेल एज टॉर्क तो लगती ही लगती है। तो रोटेटरी मोशन भी होगा, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। ठीक है ना, बड़ा जाना माना सवाल है, इसको हल्के मत लेना। ठीक है, असर्शन रीजन और देखते हैं। द सरफेस डेंसिटीज ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इक्वल है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक स्फेयर ऐसा है, एक स्फेयर ऐसा है, हां, उसका सिग्मा और इसका सिग्मा बराबर है, हां, दोनों का सिग्मा बराबर है। अच्छा, तो ऐसा कब हो रहा होगा, ऐसा कब हो रहा होगा, दोनों का डेंसिटी कब बराबर होगा? भाई इसका रेडियस तो बड़ा है, इसका रेडियस तो छोटा है ना। तो जितना चार्ज इसके ऊपर है इसके प्रोपोर्शनल, उतना ही चार्ज इस रेडियस के प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए, तभी दोनों का सिग्मा इक्वल आके बैठेगा, नहीं तो इक्वल नहीं बैठ सकता। आप समझ रहे हो ना, मतलब यहां पर अगर रेडियस बड़ी है तो यहां पर चार्ज को भी ज्यादा होना पड़ेगा, है ना। यहां पे चार्ज को भी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, और यहां पे चार्ज को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी दोनों का सिग्मा बराबर बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ सकता। ठीक है ना, इतना तो आप कॉमन सेंसिकली सोच सकते हो कि भाई एक बड़ा स्फेयर है एक छोटा स्फेयर है, लेकिन दोनों का सिग्मा सेम है, मतलब जितनी डेंसिटी चार्ज की उसमें उतनी डेंसिटी उसमें भी है। तो ये तभी हो पाएगा जब छोटे चार्ज पे कम चार्ज हो, बड़े चार्ज पे, बड़े स्फेयर पे ज्यादा चार्ज हो। ठीक, कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज नियर द सरफेस आर आल्सो इक्वल। अच्छा, ओके, सिग्मा भी इक्वल है, मतलब चार्ज अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, उसको छोटा चार्ज क्यों ले लेता हूं, छोटी रेडियस ले लिया है, 4 पाई छोटे आर स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, ओके, इतना तो समझ में आता है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम ही है दोनों की। अच्छा जी,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लेते हैं एक बार जरा। बड़े वाले की, दोनों की सेम है ना, तो बड़े वाले की क्या लिखूंगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये के स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, के से के भी कट गया। हाँ तो ठीक है ना, क्यू बाय आर स्क्वायर, छोटे क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर छोड़ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया। आए, सरफेस डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ ठीक बात है। तो हम क्या करें? ठीक है, मतलब ओके, ट्रू ही है, ट्रू ही है, ट्रू ही है, दोनों ट्रू है, ट्रू तो दोनों ही है, मैं मना नहीं कर रहा भाई। वो कह रहा है सरफेस डेंसिटी जो होती है दोनों की डिफरेंट रेडियाई है, कह रहा इक्वल है। हमने कहा ठीक है, इक्वल है तो मान लिया। कह रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल करके देखी तो भी वही रिलेशन आ रहा है। देखो, क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ये एकदम सही है। फिर कह रहा सरफेस डेंसिटी जो इक्वल है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। हाँ ठीक बात है, ये भी ट्रू है ना, लेकिन रीजन कैसे बन रहा है ये, मतलब अब ठीक है, मतलब सिर पैर तो थोड़ा बहुत बन रहा है आपस में, है ना। अपन इसको ए ही मारना चाहेंगे यार, है ना, मतलब अपन क्या बोले अब इस बारे में। ठीक है, पूरा रीजन सही से स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, लेकिन उसकी अब इच्छा है भाई, नहीं दे रहा पूरा रीजन। ठीक है ना, आपको बस उसने डेफिनेशन दे दी कि सरफेस डेंसिटी जो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दे ही देता, फिर वो क्या होती है। ठीक है, तो ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पूरा एक्सप्लेनेशन तो देगा नहीं उसका, ठीक है, मेरे हिसाब से ए ही चलना चाहिए इसमें, है ना। बी का कोई मतलब नहीं है, सिर पैर थोड़ा तो बन रहा है आपस में, थोड़ा भी बनता है तो ए मार देना है, ठीक है ना, और बिल्कुल ना बने तो फिर बी। असर्शन देखो जरा, कह रहा सम चार्ज इज पुट एट द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर, इट विल मूव टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर पर कुछ चार्ज डाला गया, कुछ चार्ज डाला मान लो, कह रहा दौड़ के ऊपर आ जाता है। हाँ ठीक है, कह रहा कंडक्टिंग स्फीयर हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सेंटर। इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए यार, इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, और सेंटर क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन तो सब जगह होते हैं कंडक्टिंग स्फीयर में, है ना। तो मेरे हिसाब से ये गड़बड़ बात है, ये गड़बड़ बात है ना, लेकिन ये ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। भाई कोई भी कंडक्टर अगर होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं उसके पास। ये क्यों कह रहा है कि सेंटर पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या फालतू बात है, सब जगह है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन तो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की यार, कंडक्टर कहलाता ही कंडक्टर तभी है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दौड़ाने के लिए, तभी तो करंट बनाता है ना। तो आपने कुछ भी चार्ज डाला वो सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन उसका रीजन तो सही देना चाहिए इसको, है ना। और उल्टी बात कर रहा है, झूठी बात कर रहा है, ये तो फॉल्स बोल रहा है, तो है ना, तो इसलिए इसका आंसर सी ठीक लग रहा है मुझे। ओके, एक और समझने को कह रहा है पॉइंट चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ ईच साइड एल। अच्छा हाँ ठीक है, एक क्यूब के सेंटर पे है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम ईच सरफेस ऑफ द क्यूब इज 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स। मेरे हिसाब से ये ट्रू है, मेरे हिसाब से ट्रू है। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है ये भाई साहब एक क्यूब है, मैंने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, सबने बोला ठीक, ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में एक चार्ज है, अंदर छुपा हुआ एक चार्ज है इसके अंदर, ठीक है ना, एक चार्ज है। तो फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स की अगर बात करें, टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है। लेकिन अगर एक सरफेस की बात करें, मतलब ईच सरफेस, वन सरफेस की बात करें कि भाई इस सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो आपको पता है 6 सरफेस होते हैं क्यूब के, तो 6 सरफेस है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, 6 सरफेस है ना। तो फिर अगर वन फेस की बात करेगा, वन सरफेस की बात करेगा, है ना यार, तो फिर हम 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे क्या, अगर सिर्फ एक सरफेस का पूछे तो, कि इसमें से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो बताओ। तो पूरे में क्यू एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस की बात करें तो 1/6 होगा। ट्रू है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। रीजन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर इतना भी लिखा होता ना भाई, मेरे हिसाब से ये सही था, इतना भी अगर लिख देना तो भी रीजन सही है, क्योंकि रीजन है ही यही भाई, फ्लक्स जो है वो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बताया किसने, गॉस ने ही बताया। अगर यहां तक भी देता ना तो भी मैं ए ही मार्क करता, इतनी तगड़ी कन्विक्शन है। गॉस लॉ लिख दिया, गॉस थ्योरम लिख दिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी देखो कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नेटिक, बिल्कुल ठीक है भाई, ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बन रही है,
तभी तो एनक्लोज होकर के एक साइड से जो निकल रहा है वो निकल रहा है ना। सर पैर, देखो पूरा रीजन तो नहीं देगा भाई, वो रीजन तो टीचर ही देगा आपको आकर के, है ना। अगर आपको चाहिए लंबी चौड़ी लाइनों में एक्सप्लेनेशन तो वो नहीं देगा, उसकी तो इच्छा नहीं है आपको पूरा रीजन देने की। पर वो आपको अगर निकट पहुंचा रहा है, आपको अगर हिंट दे रहा है, आइडिया दे रहा है, तो काफी है। ए मार्क करना अपने लिए काफी होता है फिर, ठीक है ना। ए मार्क करने के लिए अपने पास सफिशिएंट प्रूफ है। असर्शन एक और देखते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छे असर्शन आ रहे हैं। कह रहा 3 इक्वल चार्जेस सिटेड ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर सच दैट दे फॉर्मिंग इक्वल ट्रायंगल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है देखो, ये कह रहा है, इतना मोटा नहीं, इतना मोटा नहीं, पतला हो जा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है सर्कल के, है ना, रेडियस आर का एक सर्कल है, ठीक है ना, उस पे 3 चार्ज रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। इक्वलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, इक्वलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। इक्वल चार्ज है, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू। तो यार इक्वलेटरल ट्रायंगल अगर बना ही रहा है तो आपको पता है सेंटर पर वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है कि कोई भी क्या बोलते हैं, रेगुलर बॉडी अगर होती है तो सेंटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो यहां पर तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने 0 ही होना है। तो ये तो ट्रू बात है, ट्रू बात है। कह रहा था फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेंटर ड्यू टू द 3 इक्वल चार्जेस गिवन बाय 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। कह रहा है फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज द सेंटर, ठीक है। यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मान लो एक प्लस चार्ज रख दिया लाके, ठीक है। कह रहा फोर्स जो है ड्यू टू द 3 इक्वल चार्जेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। 3 sides of a triangle taken in the same order. मतलब ये 3 चार्ज इस प्लस क्यू पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हो, मान लेते हैं अगर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और ये अपने आप में 3 साइड बन जाए अगर ट्रायंगल की। अच्छा, मतलब एक ऐसी ये वाली, एक ऐसी ये वाली, और एक ऐसी सेम ऑर्डर में ले ली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, ट्रू है और ए है। मैं समझाता हूं क्या बोल रहा है। पहले तो मैंने समझने की कोशिश करी है कि क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है भाई। मैं इसको बड़ा करके समझाता हूं आपको, ठीक है ना। एक सेकेंड दो मुझे, इसको मैं बड़ा करके समझाता हूं। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है भाई ये रहा तेरा गोला, ठीक है, ये रहा तेरा गोला, ये रहे तेरे 3 चार्ज, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये भी प्लस क्यू। कह रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कह रहा है इसके बीचों बीच एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, मान लो, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है ये जितनी फोर्स इस पर लगा रहा है वो ऐसे लग रही होगी, हाँ। ये जितनी फोर्स इस पर लगा रहा है ये ऐसे लग रही होगी, हाँ। और ये जितनी फोर्स पर लगा रहा है ये ऐसे लग रही होगी, हाँ, ठीक है। तो हमें पता है कि ये फोर्स आपस में कट जाती है, पर कैसे कटती है, ट्रायंगल लॉ लगा के। इसने जो बोला है रीजन में, ये ट्रायंगल लॉ बोला है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल वाला। वो ये चाह रहा है कि आप ये करके बताओ कैसे ये फोर्सेस आपस में कट जाती हैं, है ना। हमें तो पता है कि रेगुलर बॉडी के सेंटर पे कुछ भी रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। हमने तो ये बातें रट रखी हैं, या फिर हमने समझ भी रखी है, तो बात आपको समझ में आती है, ठीक है ना। तो ये चाह रहा है कि नहीं, आप क्या करो, ये जो 3 फोर्सेस है ना, इन तीनों को एक ट्रायंगल में पिरो लो। इन तीनों फोर्सेस को, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, इनको उठा के ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने कर लिया। देखो इस वाली फोर्स को, ये जो फोर्स नीचे की तरफ है ना, मैं इसको ले आया यहां, ऐसे है ना ये, ठीक। इस फोर्स को मैं ले आया यहां, ऐसी है ना ये फोर्स, ठीक। और इस फोर्स को मैं ले आया यहां, ठीक है, ऐसी है ये फोर्स, ठीक है। अब क्या ये तीनों फोर्सेस ट्रायंगल की 3 साइड बन रही है, हाँ बन रही है। और ऐसे में भाई साहब, अगर ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, और अगर ये सेम ऑर्डर में अलाइन हो जाती है ना, तो इनका नेट 0 आता है हमेशा। F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। अगर ये सब सेम ऑर्डर में अलाइंड हैं तो इनका F net 0 आता है भाई, ठीक है ना। ये रूल है बेटा, ट्रायंगल लॉ का रूल है ये। पॉलीगन लॉ भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि पॉलीगन लॉ एक्सटेंशन ही है ट्रायंगल लॉ की।
ये 3 लॉ ऑफ एडिशन देखे थे आपने 11th क्लास में, बेसिक मैथ की शुरुआती बातों में वेक्टर की बातें हुई थी, वहां पर 3 लॉ सिखाए जाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ से भी आप इसको समझ सकते हो, ट्रायंगल लॉ से भी, बाकी उससे समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये चाह आपसे ट्रायंगल बनवाना रहा है, ठीक है ना। असर्शन रीजन ही इस प्रकार का दिया हुआ है कि आप ट्रायंगल लॉ पॉलीगन लॉ जानते होगे, तो ये आप तुरंत देख लोगे। जैसे मैं जानता हूं तो मैंने तुरंत देख लिया कि जब भी कभी सेम ऑर्डर में 3 वेक्टर आते हैं तो वो कट जाते हैं। आप इस बात को याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। फर्दर कभी ऐसा सवाल आया तो आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी 3 वेक्टर, मान ले ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये एक वेक्टर बी है, और इसी ऑर्डर में एक सी वेक्टर और आ गया, ऐसे ही सेम ऑर्डर में घूमते हुए 3 वेक्टर आ गए, इनका सम हमेशा 0 होता है। ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर सम इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, थ्योरी थी ये इस बात की, है ना। तो ये ठीक है यार, सही बात लिखी हुई है, कुछ क्या बोले अब, असर्शन ठीक है एकदम। एक और असर्शन देखिए, कह रहा, मूविंग अ डिस्टेंस 2 times द इनिशियल डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। क्या बोल गया, कह रहा है on moving a distance 2 times the initial distance away from an infinitely long straight uniformly charged wire, the electric field is to 1/3 of the initial value. भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये होता था, ये देख, ये देख फॉर्मूला शीट, ये देख फॉर्मूला शीट, देख कहां गई, कहां गई वे, ये देख, ये देख, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होती थी। ये कौन सी कहानी सुना रहा है, कह रहा है ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 times द इनिशियल डिस्टेंस। तो ठीक भाई, बात कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है। कह रहा है भाई इतना डिस्टेंस था, मान लो x, पहले इतना डिस्टेंस था x। कह रहा है ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 times द इनिशियल डिस्टेंस, 2 times मतलब 2x कर दिया पहले तो। अच्छा आगे, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 times द इनिशियल डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन इनफाइनाइटली वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। 1/3 कैसे हो जाएगी भाई, 1/3 कैसे हो जाएगी? अगर इनिशियल डिस्टेंस से, इनिशियल डिस्टेंस x था तो उससे दुगना चल गया, 2x चल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर E थी तो यहां पे E/2 हो जाएगी ना बेटा। E/3 कैसे हो जाएगी पगले, 1/3 कैसे हो जाएगी? फॉल्स है, फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स ही होगा, डी ऑप्शन। आप समझे बात को भाई, x था तो E था, डबल चल गया तो E/2 हो जाएगी ना, इनवर्सली है ना आर के साथ, देखो आर के साथ इनवर्सली है ना भाई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली डिस्टेंस फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म, ये तो ट्रू है, तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कोई। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 times द इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस x था तो 2 times 2x हो गया, अवे फ्रॉम एन 1/3 नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एन इनफाइनाइटली सम, ये तो ट्रू है, ये देखो ना इनवर्सली है ना, तो बस ठीक है। अब ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा भाई, अब क्या बोले, क्या बोले, नहीं मिल रहा कोई ऑप्शन अपने को, अपन तो सच बात बोलेंगे, जो है जैसा है वैसा है, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ, इनवर्सली होती है, ई और आर्क में इनवर्सली है डिस्टेंस, ठीक है। बाकी कोई स्क्वायर वर्ड वाला सीन है भी नहीं यहां पर। आगे बढ़ते हैं, एक ड्यूटेरॉन और एक अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, उसमें एक अल्फा पार्टिकल रख दिया और एक ड्यूटेरॉन रख दिया, है ना। ड्यूटेरॉन क्या होता है, ड्यूटेरॉन क्या है, आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, है ना, 1 1 1 और 1 2 3, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, है ना। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज He2+ और 2 और यहां पे 4, है ना, ठीक बात है ना। ड्यूटेरॉन अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ F1 and F2 be the forces acting on them,
and a1 a2 be their accelerations respectively, then a1 बराबर a2 force will be same in electric field. अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन ड्यूटीरियम एक ही बात है ना भाई, अलग अलग तो नहीं होते। एक सेकंड रुकना भाई, ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम अलग अलग चीज तो नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ ओ अच्छा, इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं, इसका न्यूक्लियस है ड्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस। अच्छा 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 अच्छा, ड्यूट्रॉन इज न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम, है ना। तो ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस कैसा होगा? है तो हाइड्रोजन ही, है तो हाइड्रोजन ही, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसमें से, है ना। तो एक न्यूट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, है ना। मतलब ये ऐसा है, ये है ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन है और ये अल्फा पार्टिकल है ना। हीलियम 2+ होता है, ये हीलियम 2+, ठीक है ना। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो H+ तो बन ही जाएगा, ठीक है। और ये दो कौन है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक। कह रहा दोनों को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, F1 F2 दो फोर्स लग रही है उसके ऊपर, ठीक है। लग रही होंगी तो लग रही होंगी, बढ़िया है। इस पर भी लग रही है, इस पर भी लग रही है, ठीक है ना। कह रहा बी द फोर्स एक्टिंग ऑन देम एंड A1 एंड A2 बी द एक्सेलरेशंस रिस्पेक्टिवली, देन A1 इज इक्वल टू A2। ये बिल्कुल ट्रू है, ये एकदम ट्रू है। पता क्यों? पता क्यों ट्रू है? आप इसका मास देखो कितना है, 4 गुना, और इसका मास देखो कितना है, 2 गुना। किससे 2 गुना होता है ये? किसी भी प्रोटॉन से। प्रोटॉन से 2 गुना है इसका मास और प्रोटॉन से 4 गुना है इसका मास, ठीक है। हां, तो बात सही है, मास में ये बड़ा है, ठीक है। और ये क्या है? मास में कम है ना। मतलब ये एक हैवी पार्टिकल है, ये हैवी है, ठीक है, ये हैवी है और ये लाइट है ना। सही बोल रहा हूं ना, है ना। क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे, इसके पास 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है। 2 ऊपर लिखा होता है जब भी बेटा, इसका मतलब मास नंबर होता है, और मास नंबर का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां पे 2 है, यहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 4 है। तो ये हैवी है, ये लाइट है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों पर F1 F2 फोर्स लगी है, मतलब अलग अलग फोर्स मान लेते हैं अगर, ठीक है ना, लगी है, ठीक है। एक्टिंग ऑन देम एंड A1 A2 बी देयर एक्सेलरेशंस, इनकी एक्सेलरेशन A1 A2 है, ठीक। कह रहा तो A1 और A2 इक्वल होंगे, A1 और A2 इक्वल होंगे। A1 और A2 इक्वल कैसे हो सकते हैं जब एक हैवी है एक लाइट है? क्या दोनों पे अलग अलग फोर्स लगी होगी तभी होगा ये काम? तो भाई दोनों की एक्सेलरेशन कैसे सेम हो सकती है? आप एक बात बताओ, एक भारी चीज है एक हल्की चीज है, दोनों पे फोर्स लगाई, दोनों की एक्सेलरेशन सेम आ रही है, तो एक्सेलरेशन सेम कब आएगी? F इज इक्वल टू ma में A फिक्स हो गया। कैसे फिक्स होगा ये? बड़े मास पर बड़ी फोर्स लगी होगी और छोटे मास पर छोटी फोर्स लगी होगी। तो ऐसा हो रहा है क्या? क्या बड़े मास पे डबल फोर्स है? बिल्कुल है, 2+ है। देखो ये 2+ चार्ज है और ये क्या है? ये 1+ चार्ज है। मतलब एक तरीके से ये 2q चार्ज है और ये q चार्ज है। तो 2q चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगी होगी, F इज इक्वल टू QE होता है ना भाई, तो 2QE लगी होगी इसके ऊपर और इसके ऊपर लगी होगी QE। तो यस, फोर्स ज्यादा लगी है, ठीक है, फोर्स ज्यादा लगी है बड़े वाले पर फोर्स ज्यादा लगी है, तभी एक्सेलरेशन इक्वल आई है भाई, ठीक है। और देखो रीजन में क्या बोल रहा है, फोर्स विल बी सेम, नहीं हो सकती सेम, फॉल्स है ये, फॉल्स है भाई, ये असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अरे फोर्स कैसे सेम हो जाएगी? एक बात बताओ, फोर्स भी सेम हो जाए, एक्सेलरेशन भी सेम हो जाए तो मास सेम होना चाहिए ना। क्या मास सेम है दोनों का? नहीं, एक हैवी है एक लाइट है, समझे बात को, है ना भाई। एक हाथी को धक्का लगाया, एक चूहे को धक्का लगाया और दोनों की एक्सेलरेशन सेम कर दीजिए आपने, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या सेम फोर्स लगा के पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता मालिक, नहीं हो सकता, ये तो न्यूटन के सिद्धांतों के खिलाफ है, ठीक है ना। तो एक बेहतरीन सवाल एक और देखो, सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। असर्शन, एक स्मॉल मेटल बॉल है, लोहे की बॉल है, मेटल की, लोहा नहीं मेटल बोलना चाहिए, मेटल की बॉल है, इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन इंसुलेटेड थ्रेड। इफ अ हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? एक मेटल बॉल
जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है, ठीक, तो उसमें चार्ज इंड्यूस होना चालू हो जाएंगे क्योंकि मेटल की बॉल है। अब बता दिया मेटल है तो कंडक्टर ही होगा, ऐसा सपोज कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। और मेटल बॉल को सस्पेंड कर दिया गया, धागे से लटका दिया गया है, ठीक है ना। तो इस पर चार्जेस आना चालू हो जाएंगे, इधर प्लस चार्ज इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे, इधर माइनस चार्ज इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में एक एक्सरे बीम मार दी इसके ऊपर देके, ठीक, कह रहा तो बॉल जो होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हाँ, एक्सरे बीम अगर आएगी तो रीजन क्या लिखा हुआ है, एक्सरेज एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ये थोड़ा सा ऊपर से निकल गया क्योंकि कॉन्सेप्ट उसका है, ये डुअल नेचर का है, ठीक है। तो अभी छोड़ दो इसको, अभी इसको छोड़ दो, है ना। डुअल नेचर समझाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। नहीं तो समझ नहीं पाओगे आपके एक्सरे ने कैसे एमिट कर दिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये डुअल नेचर का सवाल है, इसको रहने दो, है ना। जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तब थोड़े से मिक्स कॉन्सेप्ट वाले सवाल भी करेंगे तो है ना भाई, इसमें चैप्टर 1 का भी यूज हो रहा है ना। डुअल नेचर चैप्टर 11वां है आपका, 11th नंबर चैप्टर है आपका, वो अभी तक पढ़ा नहीं है आपने, तो ये पूरा समझाना पड़ेगा मुझे, अभी के लिए इसको छोड़ दो आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का प्रैक्टिस सेशन भी अपन खत्म करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश ये है कि भाई जो जो आपकी चीजें छूट गई हैं, जो जो मैंने आपको संभालने के लिए बोली है वो प्लीज संभालिए, ठीक है ना। और सवालों को रीट्राई करिएगा जरूर, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन 2 आया है, 2 आया है तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। जब तक मैं जिंदा है और जब तक तेरा बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस सेशन आते रहेंगे, ठीक है। तो ये मत समझना कि बस 2 प्रैक्टिस सेशन हो गए खत्म, हमारी प्रैक्टिस खत्म हो गई, जी नहीं। अभी बहुत सारे सवाल और करवाने हैं आपको। आज असर्शन रीजन की भरमार लेके आया था क्योंकि मुझे याद है जब हमने प्रैक्टिस सेशन 1 किया था तो मैं असर्शन रीजन छू नहीं पाया था, तो उसका बड़ा मुझे मलाल था कि यार असर्शन रीजन का एक भी सवाल मैं नहीं करवा पाया। आज मैंने दबा के असर्शन रीजन के सवाल करवाए, तो मैं बहुत कुछ ऑलरेडी प्लान कर रहा हूं कि PYQs आपको पिछले 4 साल 5 साल के मैंने करवा दिए और 5 साल के करवाऊंगा, ठीक है ना। तो वो आगे की प्लानिंग है मेरी ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में मैं रेगुलरली आपसे बोलता रहूंगा कि भाई प्रैक्टिस करके आओ, प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। रिवीजन करके आओ, प्रैक्टिस सेशन होगा, रिवीजन करके आओ, प्रैक्टिस सेशन होगा। प्रैक्टिस सेशन में आते रहोगे तो नई नई चीजें सीखते रहोगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, हर बार प्रैक्टिस सेशन में कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे आज बहुत सारी नई चीजें आप पे सीखी होंगी इससे, ठीक है ना। तो जितनी भी नई चीजें सीखी हैं वो जरूर अपने पास लिख लेना। पुरानी चीजें अगर हैं, आपको लग रहा है ये देख के ही हो जाता है, इसके लिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया है, ये दोबारा कभी आएगा तो मैं निपटा दूंगा, ऐसे सवालों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चा पूछता है प्रैक्टिस सेशन के नोट्स कैसे बनाऊं, हाँ सवाल आते हैं मेरे पास ऐसे कि प्रैक्टिस सेशन तो हो गया सर, प्रैक्टिस तो सर हमको हमारी हो गई है सर, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने हैं यूनिक चीजों के। अब देखो मेन नोट्स तो बन चुके हैं आपके, जो चैप्टर जिसमें से आपको रिवाइज करना, जिसमें से पढ़ना है, जो कि बार बार आपको पोथी खोल के देखनी पड़ेगी, वो तो आपके मेन नोट्स आई हैं जो 12 15 17 पेजों 20 पेजों के अंदर बने आपके, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर थे ये, है ना। तो वो तो आपकी पोथी है ही है जो आपने लिख लिया एक बार, ठीक है ना। लेकिन कुछ यूनिक चीजें अगर हैं तो आप उसको फिर से लिख सकते हो। जैसे आज ड्यूटेरॉन देखा आपने, तो ड्यूटेरॉन पता ही नहीं होगा बच्चे को, तो फिर क्या ड्यूटीरियम से ड्यूटेरॉन कैसे सोचेगा, आप समझे ना मेरी बात को। तो इसलिए नई चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, मुझे भी और आपको भी, है ना। और आपने देखा मैं एक भी सवाल पहले से सॉल्व करके नहीं लाता, आपके सामने आके लाइव सॉल्व करता हूं, मेरा स्टाइल ही यही है। मुझे नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा भाई ये चीज मुझे नहीं आती, लेकिन अगर आती होगी तो मैं कोशिश करता हूं उसको अटेम्प्ट करने की, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा ही स्टाइल है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आपने 2025 के सवाल बहुत कम करवाए हैं, तो मैंने उनको कहा था ये बात, मैं दोबारा बोल देता हूं क्योंकि आज बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं वापस लौट करके, है ना, जिन्होंने रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना था, वो कहीं चले गए थे, है ना, निकल गए थे वो बैच से, अब वो वापस लौट के आए हैं प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए। तो मैं उनको बता दूं कि भाई 2025 का जो पेपर होगा वो मैं खुद सॉल्व करूंगा लाइव आके आपके बीच में, ठीक है। और आपका जो इस साल का सैंपल पेपर था वो भी लाइव आके सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है ना। लेकिन वो तब हो पाएगा जब हम सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा और सब्र रखिए। आपको मैं अक्टूबर की शक्ल देखने नहीं दूंगा, आपका सिलेबस अक्टूबर से पहले पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त में आपको प्रैक्टिस सेशन मिल ही रहे हैं आने वाले दिनों में, ठीक है ना। सितंबर में भी थोड़ा सा मैं रिकॉर्डेड पुश करवाऊंगा क्योंकि आपको लाइव तो मिल नहीं पाएंगे, तो रिकॉर्डेड में आपको दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन। तो उसके बाद जब सितंबर
की छुट्टियां खत्म होंगी। मेरे को लगता है 3 वीक्स का आपको ब्रेक रहेगा या 2 वीक्स का रहेगा, देखते हैं वो तो क्या रहता है, कितने दिनों का आपको ब्रेक मिलता है। 2 से 3 हफ्तों का आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद शुरू होते ही वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे, ठीक है ना। और सितंबर पूरा हो जाएगा, अक्टूबर मिड तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे चाहिए मैक्सिमम 20 दिन सिलेबस करवाने के लिए। अब 20 दिन मुझे मैक्सिमम चाहिए वेव ऑप्टिक्स मिला करके। वेव ऑप्टिक्स को 4 लेक्चर लगेंगे, डुअल नेचर को 2 लेक्चर लगेंगे, एटम को 1 लेक्चर 1 शॉट में करवा दूंगा, ठीक है ना। या फिर 2 शॉट प्रैक्टिस सेशन मिला लिया तो एटम न्यूक्लियाई का इकट्ठा ले लूंगा, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियाई को भी 1 या 2 लेक्चर लूंगा, सेमीकंडक्टर को भी 2 लेक्चर रहेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा समय लगेगा नहीं, आपका पूरा पूरा मामला जो है वो 4 + 2 + 2 + 2 यानी 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13 प्रैक्टिस सेशन अगर मिला लिया तो, ठीक है ना। तो 13 लेक्चर का मतलब होता है 3 हफ्ते। तो भाई आपसे बोल रहा हूं 20 दिन मुझे लगेंगे, 20 हफ्ते मतलब 3 हफ्ते ही होते हैं ना, 20 दिन मतलब 3 वीक्स। तो 3 वीक्स मुझे चाहिए आपकी छुट्टियों के बाद सिलेबस पूरा खत्म करने के लिए। उसके बाद कुछ और नहीं होगा, सिर्फ यही होगा जो आज हुआ है, ठीक है। आपको चैप्टर पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है, और मेन पोथी में से रिवाइज करना। तब तो अभी तो आपका मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी आपके पास अगर टाइम है तो पोथी से रिवाइज करो। जो आपको मेन नोट्स हैं उन्हीं में से आपको रिवाइज करना है। सारी चीजें उसके अंदर बारीकी से लिखी हुई हैं आपने, ठीक है ना। डेरिवेशन सारी उसी के अंदर है, थ्योरी सारी उसी के अंदर है, ठीक है ना। तो वो लिख लिख करके रिवाइज करनी है आपने। तो मेहनत करो थोड़ी सी, और अगर मिड टर्म में मेहनत करने की आदत पड़ गई ना बेटा, और अगर रिजल्ट भी शो हो गया, रिजल्ट भी आपको दिख गया, तो आप इस कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू करोगे आगे भी, ठीक है बेटा। तो मेहनत करने की आदत डाल लो अभी, अगर अभी तक भी नहीं डाली है तो। अगर 11th भी बर्बाद थी, वहां भी मेहनत नहीं करी थी, और 12th में भी अभी तक आते आते आपकी मेहनत जो है वो डावाडोल चल रही है, तो अब टाइम है, प्लीज मेहनत कर लीजिए। अगस्त लास्ट हो गई है, आने वाले 15 दिन 17 दिन 12 दिनों में आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपके पास दिन पड़े हैं भाई, वो दिन का टाइम टेबल बनाओ, हर दिन का टाइम टेबल बनाओ। 5 से 6 घंटे देने ही पड़ेंगे आपको हर दिन, हर सब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो हर सब्जेक्ट मतलब दिन में 2 सब्जेक्ट उठा लेना, तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। पीसीएम पीसीबी वाले जो है, पीसीएमबी वालों को तो मैं क्या बोलूं भाई, पता नहीं उनका कैसे तैयारी करते हो तुम तो अनइमेजिनेबल है बहुत ज्यादा। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि 4 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करते होगे आप, ठीक है ना। तो देखो आप भाई, बाकी 3 सब्जेक्ट के तो मैं बता दूं कि कोई 2 सब्जेक्ट किया करो, तीनों सब्जेक्ट इकट्ठे मत किया करो एक दिन में, नहीं हो पाता है, किसी से भी नहीं हो पाता भाई, ठीक है। चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, कोई जेई की कर रहा हो, कोई सीयूटी कर रहा हो, कोई एनडीए की कर रहा हो, 3 सब्जेक्ट दिन में नहीं पढ़े जाते हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ो शिद्दत से, ठीक है, और 4-4 घंटे लगा के पढ़ो, ठीक है। माने 8 घंटे के सेटिंग आर आपके अभी होने चाहिए, और ये मेहनत करनी अगर आपने कंटिन्यू कर दी, ठीक है ना, मिड टर्म तक, तो ये पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको कि प्री बोर्ड भी धांसू होगा, प्री बोर्ड 2 भी आएगा तो वो भी तगड़ा होगा, कोई 3 प्री बोर्ड भी होता है किसी किसी का, वो भी बढ़िया होगा, एकदम मजेदार, ठीक है ना। और बोर्ड का पेपर तो फिर बढ़िया हो ही जाएगा। तो ये मेहनत की आदत डालो। अभी तक भी अगर सिटिंग आवर्स आपके नहीं है अच्छे खासे, तो सिटिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। बैठना पड़ेगा, और उसमें ब्रेक्स लो। कोई जरूरी नहीं कि लगातार 5 घंटे बैठना है, कौन बैठ सकता है लगातार 5 घंटे भाई। लगातार 4 घंटे, लगातार 3 घंटे नहीं बैठा जाएगा, ठीक है ना। तो 1 घंटा बैठो या 40 मिनट बैठो, ठीक है। और उसके बाद उठ जाओ, फिर बैठ जाओ थोड़ी देर के बाद, 5-10 मिनट के बाद, ठीक है ना। फोन से थोड़ा दूर रहो भाई। ये जो दिन आपके आ रहे हैं, आने वाले 12-13-15 दिन जो है, फोन से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। एक दिन में 1 बार फोन चलाओ, बाकी टाइम मम्मी को दे दो फोन, बाकी टाइम पापा को दे दो, मम्मी को दे दो फोन, कि मम्मी इसको अलमारी में रख दो, ठीक है ना। और एक दिन में आना, दिन में 1 बार आओ, फोन देखो, ठीक है, चैट देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, जो मर्जी करो, पर वो दिन में 1 बार सिर्फ, ऐसा करके अपना रूटीन बनाओ, समझ गए ना। देखो डीएक्टिवेट कर दोगे अगर इंस्टाग्राम को, ठीक है ना, तो एक अंदर से ना वो होती रहेगी चुल कि यार चल 3 दिन हो गए डीएक्टिवेट करे, चल यार आज एक्टिवेट कर लेते हैं, चल 4 दिन हो गए, चल आज एक्टिवेट कर लेते हैं, आज देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है ना। तो अपना रूटीन में ही उसको इंक्लूड कर लो ना यार, कि मुझे सोने से पहले या सोने से 2 घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे तक, क्योंकि खाना खा लिया है, उसके बाद मैं घूम फिर रही हूं, यहाँ पे घूम फिर रहा हूं, खाना हजम हो रहा है, साथ साथ फोन चला लिया, ठीक है। लेकिन उसका प्लीज रूटीन बांधिए आप, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेटा रीट्राई करिएगा सवालों को, ठीक है। जो भी यूनिक चीजें हो वो आपने लिख लेनी है अपने पास, ठीक है ना। यूनिक चीजों को राइट करना है, ठीक है। बस इतना ही आपका टेक अवे है किसी भी प्रैक्टिस सेशन से। इससे ज्यादा मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करता प्रैक्टिस सेशन की, ठीक है, समझ गए, ठीक है। लास्ट वाले 3 क्वेश्चन नहीं आते थे, बाकी आता था, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, कल आपकी क्लास नहीं होगी भाई, तो आपके पास टाइम है
चैप्टर 2 अगर पढ़ लिया है तो चैप्टर 3 पढ़ लेना आगे का, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो लगातार प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, ठीक है ना। तो कल गणेश चतुर्थी के चलते, है ना, उपलक्ष्य में क्लास आपकी कैंसिल्ड है, कैंसिल मतलब नहीं होगी आपकी क्लास, शेड्यूल्ड नहीं है, तो आपकी क्लास परसों लगेगी, चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है ना। वो भी एक बड़ा चैप्टर है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। बैकलॉग है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, फॉर्मूला शीट का बैकलॉग हो सकता है, आपका रिवीजन का बैकलॉग हो सकता है। प्लीज उसको संभालिए, जो मैंने आपको ड्यूटी दिया करने के लिए वो आपने करनी है, ठीक है। आपकी ड्यूटी क्या है वो मैंने आपको पहले दिखा दी थी, यहां पर इस जगह पर मैंने आपको आपकी ड्यूटी दिखाई है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो करिए और करके मिलते हैं परसों, ठीक है ना। चलिए, गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी साल है भाई, तो जान तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी जान लगाओ, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, उसमें दर्द होगा, दुख होगा, सब चीजें चलेंगी। डिसिप्लिन इसी का नाम है, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, मिलता हूं आपसे चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेशन में। ऐसा ही धांसू सा प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, लेकिन इतने असरशन नहीं लाऊंगा मैं, ये तो मैं अपनी गिल्ट में लेकर के आया हूं, जो मैं उस दिन डिस्कस नहीं कर पाया था, इसलिए आज इतने असरशन लेकर के आया हूं, लेकिन इतने असरशन नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। 5-6 सब मिक्स करके लाऊंगा, ठीक है ना। 5 to 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, 5 to 6 क्वेश्चंस एमसीक्यू, 5 to 6 क्वेश्चंस कंपिटेंसी बेस्ड, 5 to 6 क्वेश्चन असर्शन, इस तरीके से मिक्स करके लेके आऊंगा, ठीक है। ऐसा आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल बेटा।